कार्रवाई करेगा। 7 आदमी को सही में जमीन मिला है, लेकिन अभी तक वो जमीन पे पहुंचा नहीं है। बिहार में भुखमरी की रैंकिंग क्या है, बिहार में बेरोजगारी की रैंकिंग क्या है, ये देश और दुनिया जानता है, देश और दुनिया जानता है, देश और दुनिया जानता है। मेरे पिताजी जूता सीरा, आज हम एमए कर दिए। सरकार के मंत्री दारू पीते हैं और खुलेआम पकड़ा जाते हैं। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। समझने नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। नमस्कार, मैं कुमार आशीष और हम मौजूद हैं इलेक्शन एक्सप्रेस में। प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस 243 विधानसभा और 30,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा पूरी करने के लिए निकल पड़ी है और आज यह पड़ाव मधेपुरा विधानसभा पहुंची है। आज हम मधेपुरा विधानसभा के जनता की बात करेंगे, यहाँ के मुद्दों की बात करेंगे। आखिर मधेपुरा विधानसभा में विकास के कितने काम हुए हैं और कितने बाकी है, बिहार की सरकार ने मधेपुरा को क्या दिया है और क्या देना बाकी है। इसी कड़ी में इलेक्शन एक्सप्रेस की शुरुआत करने के लिए हम अपने पैनल में आमंत्रित करते हैं जनसुराज के डॉक्टर गजेंद्र कुमार को। हम आमंत्रित करते हैं जदयू से श्वेत कमल और बउआ जी को। हम आमंत्रित करते हैं राष्ट्रीय जनता दल से आलोक कुमार मुन्ना को। हम आमंत्रित करते हैं जदयू से इंजीनियर संतोष को। हम आमंत्रित करते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमोद प्रभाकर को। प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम अपने अतिथियों का आपका परिचय करा दें। हमारे दाहिनी तरफ शुरुआत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमोद प्रभाकर हैं। हमारे ठीक दाहिने तरफ जदयू नेता श्वेत कमल और बउआ जी हैं। हमारे बाएं तरफ जदयू नेता इंजीनियर संतोष हैं। उनके ठीक दाहिने तरफ राजद के नेता आलोक कुमार मुन्ना जी हैं और उनके दाहिने तरफ जनसुराज के डॉक्टर गजेंद्र कुमार हैं। यह कार्यक्रम जनता का है और जनता के बीच भी हम जाएंगे। इससे पहले हम अपने जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे चाहेंगे कि वह क्या इस मधेपुरा विधानसभा की क्या समस्याएं हैं और क्या यहाँ की जो विकास के काम हैं जो अधूरे हैं उन पर। सबसे पहले हम चाहेंगे कि जनसुराज के डॉक्टर गजेंद्र कुमार 2 मिनट में अपनी बात रखें। सम्मानित जनस्वराज के सभी साथीगण, सम्मानित विभिन्न दल से आए हुए अध्यक्ष पदाधिकारीगण, प्रभात खबर की टीम, आज के इस मंच पर बुलाने के लिए सबको तहे दिल से धन्यवाद और अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं खास करके आज के इस परिचर्चा में हमारे बड़े भाई मुन्ना जी और जदयू के सभी साथीगण हैं, सबको हमारे तरफ से जनस्वराज के तरफ से सबको हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं 30 साल से बिहार में जदयू और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार रही है। जहां तक जनस्वराज की पार्टी है अभी 11 महीना मात्र हुआ है। 30 साल में मधेपुरा के विद्वान जनताओं ने यहाँ से राष्ट्र स्तरीय नेता दिए हैं। इस खुशी में नेता ने हमारे बहुत सारे काम किए, लेकिन अभी भी हमारे मधेपुरा जिला को बहुत चीज़ की ज़रूरत है। मैं आगाह करना चाह रहा हूँ 2 शब्दों में। राज्य स्तर से लेकर के राष्ट्र स्तर में अभी कोई हाई स्पीड ट्रेन नहीं हुआ है, कोई 4 लेन मार्ग का अभी तक नहीं हुआ है। अभी तक हमारे विश्व स्तरीय कहा जाए तो दूर की बात है, राज्य स्तरीय शिक्षा पूरे बिहार में बंद है। मैं खास करके अपने भाइयों से चर्चा के लिए मैं यूनिवर्सिटी के बारे में बोलना चाहूँ। सबसे ज़्यादा वेतन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर को दिया जाता है। आज लगभग यूनिवर्सिटी में पढ़ाई बंद है। ये सारे काम पक्ष और विपक्ष का है जो जनता के द्वारा चुनी गई है। खास करके मधेपुरा के विकास में नगर पालिका की जो भूमिका होती है उसमें 2600 वार्ड में कहीं काम दिखाई नहीं पड़ रहा है। सिर्फ हम लोगों का
जनता के माध्यम से मालूम होता है कि यहाँ का जब कोई टेंडर होता है, बड़े आवंटन होता है, तब पेपर में निकलता है कि इतना लाख का आवंटन हुआ, लेकिन आम जनता उसे ठगी महसूस कर रहे हैं। और ख़ास करके एक भी अभी तक मधेपुरा में, जहाँ राज्य स्तर से लेकर के राज्य स्तर तक मधेपुरा का राजनीति में नाम है, एक भी मॉडल स्कूल मधेपुरा को प्राप्त नहीं हुआ है। ये हमारे जनता के लिए बहुत दुख की बात है। और इसके अलावा मैं कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर शिक्षा की दूर की बात है, आप किसी हॉस्पिटल में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो हॉस्पिटल बड़े बड़े बिल्डिंग मिला है, उसमें जनप्रतिनिधि और आदमी को फायदा हुआ है, आम जनता को कुछ फायदा नहीं हुआ है। आज की परिचर्चा में आम आदमी को, खास करके मधेपुरा से जो जनता को फायदा होने वाला बात है उसमें रखेंगे, एक कोशिश करेंगे। अपने वाणी को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद गजेंद्र जी। और यह चौपाल प्रभात खबर चौपाल का जो आयोजन हो रहा है, इसके लिए पावर्ड बाय वास्तु बिहार, मीडिया पार्टनर दिल्ली हंट एंड स्पॉन्सर राकेश मसाले। अब हम चाहेंगे कि इंजीनियर संतोष जी, क्या लग रहा है आपको, मधेपुरा विधानसभा में कितना काम हुआ है और कितना काम बाकी है? आज इस चौपाल में आए आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। विकास की जहाँ तक बात है तो मुझे लगता है कि पिछले 20 साल में 2005 के बाद जब आदरणीय नीतीश कुमार आए तो हर घर रोशन हुआ है, हर गांव की पगडंडियाँ, सड़क में पक्की सड़क वहाँ पहुँची है। चाहे आप 2005 से पहले देखें तो यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं था, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, कलाशन में पॉलिटेक्निक बना है। 2005 से पहले आप ये जो कोसी का इलाका एक टापू था, आइलैंड था, आज आप देखिए बकौर में 10.5 किलोमीटर का पुल बन रहा है, एशिया का सबसे बड़ा पुल बन रहा है। अभी विजय घाट से आप सीधे भागलपुर 1.5 घंटा में पहुंच सकते हैं। फुलौत पर एक बहुत बड़ा ब्रिज बन रहा है, इस साल के अंत तक वह चालू हो जाएगा, आप बिहपुर को जा सकते हैं। अभी आप सहरसा से मानसी रेलगाड़ी से जाते हैं, उसी के पैरेलल ब्रिज बन रहा है, सड़क बन रहा है, 43 किलोमीटर उसकी लंबाई। आप मात्र 43 किलोमीटर की दूरी 40-30 मिनट में जा सकते हैं। इस पूरे टापू को चारों तरफ से जोड़ा जा रहा है, सड़क का जाल, ब्रिज का जाल बिछाया गया है। अभी पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे आप सब जानते होंगे, 6 लेन एक्सप्रेसवे, वो कंट्रोल एक्सप्रेसवे है। दुनिया की जो अत्याधुनिक तकनीक है एक्सप्रेसवे की, उसका उसमें प्रयोग हो रहा है। वह 12,000 करोड़ की परियोजना। आप मधेपुरा से 1.25 घंटा में पटना पहुंच जाएंगे, पूर्णिया से 2 घंटा 2.25 घंटा में पहुंच जाएंगे। यहां से दूरी घट गई। अभी आप सुन रहे होंगे गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस में 32,000 करोड़ की परियोजना, और वो सीधे नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट कर रही है, और फिर गोरखपुर से पानीपत को, दिल्ली से वो जुड़ जाएगा। आज़ादी के बाद आप सब जानते हैं, जो आज़ादी के बाद जो पहला रेल लाइन शुरू हुआ अभी पिपरा से सुपौल तक, फिर वो अभी त्रिवेणीगंज तक चालू होगा। त्रिवेणीगंज से अररिया गलगलिया होकर नॉर्थ ईस्ट को चली जाएगी। उसको डिफेंस लाइन डिक्लेयर किया गया है। सामरिक दृष्टिकोण से आदरणीय ऊर्जा मंत्री विजेंद्र बाबू और आदरणीय नीतीश कुमार जी और उस समय के तत्कालीन डिफेंस मंत्री अरुण जेटली जी के सहयोग से हुआ है। उसको डिफेंस लाइन डिक्लेयर किया गया है। ये सब बड़ा बड़ा काम है। और एक काम आप सबके बीच में कम चर्चा होता है, मीडिया के बंधु कम चर्चा करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है, कोसी मेची इंटरलिंकिंग का काम है। भारत में जो नदी जोड़ो परियोजना का सपना एपीजे अब्दुल कलाम ने देखा था, उनका विजन 2020 का सपना था, उसी का वो हिस्सा है। अभी भारत की पहली परियोजना नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा परियोजना है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के इलाके में चल रहा है काम। दूसरा कोसी और मेची नदी को जोड़ने की परियोजना। इससे हमारा जो बाढ़ का विपदा है, आपदा है, तबाही है, उसमें कमी आएगी, और जो हमारा वाटर मैनेजमेंट बेटर होगा, हमारा सिंचाई का प्रक्षेत्र बढ़ेगा। और मैं फणीश्वर नाथ रेणु को कोट करना चाहता हूं। फणीश्वर नाथ रेणु मैला आंचल प्रति परिखता में ने कहा है, अपने साहित्य और लिटरेचर में कहा है कि जहर न खाओ
माहौल न खाओ, मरे मन हुए तो पूर्णिया जाओ। ये जो पूर्णिया का इलाका है, काले पानी की सजा लोग मानता था। आज उसी के लिए तमाम ये परियोजना सरकार के द्वारा लाई जा रही है। समाजवादी आंदोलन की ये धरती है मधेपुरा, महान नेता भूपेंद्र नारायण मंडल की ये जमीन है। उन लोगों नारा लगाते थे, गांव में अंधियारी है, शहर में उजियारी है, दो तरह का भारत नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आज शहर और गांव में उजियारी है। ये नीतीश कुमार का इकबाल है, ये नीतीश कुमार का इकबाल है, आदरणीय विजेंद्र बाबू का इकबाल है। ये बहुत सारे काम हुए हैं। आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना ले लीजिए, चाहे अभी 125 यूनिट का बिजली का माफी हो, 1,67,00,000 परिवार उससे लाभान्वित हो रहा है। चाहे आप अभी वृद्धा पेंशन ले लीजिए, 400 से लेकर के 1100 रुपया हुआ है। तो तमाम तरह के जो सामाजिक पेंशन योजना है और एक युग दृष्टि है इस इलाके को लेकर के, मैं मानता हूं बिना कोई एक युग दृष्टि का कोई इलाका विकसित नहीं हो सकता। मैं मानता हूं मधेपुरा डेनमार्क बन सकता है। डेनमार्क में दुग्ध क्रांति हुआ, अमूल ने भी दुग्ध क्रांति किया है। आपको बर्गिज कुरियन एक मैकेनिकल इंजीनियर थे, मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, मीडिया के बंधुओं को भी बताना चाहता हूं, यह दुनिया के लिए सबसे मुफीद इलाका है कोशी का इलाका, जहां दुग्ध क्रांति हो सकती है और दुनिया में हुआ है। इसीलिए एक युग दृष्टि चाहिए। मैं मानता हूं अभी बुधवा में आदरणीय नीतीश कुमार प्रगति यात्रा में आए थे, तो चिलिंग प्लांट का उन्होंने लोकार्पण यहां किया है, शिलान्यास किया है। और इसी तरह अभी आप कोशी डेयरी सुपौल में चले जाइए, वहां का प्रोडक्ट सिक्किम गैंगटॉक में जाता है। ये मीडिया के लिए भी मैं कहना चाहता हूं। तो यहां अपार संभावनाएं हैं। और इसको मधेपुरा के बारे में 1 मिनट में बोल देना चाहता हूं, आधा मिनट। मैं अभी घूम रहा हूं मधेपुरा, तो मैंने कहीं पढ़ा रिपोर्टिंग, पहले से भी पता था, मधेपुरा गंदगी में 117 नंबर पर है, स्वच्छता में इसका रैंकिंग 117 नंबर पर है, और ये बगल का सुपौल 1 नंबर पर है। मैं घूमने के बाद ये मुझे लगा, लोगों से हालचाल जानने के बाद मुझे लगा यहां की राजनीति 117 नंबर की है, इसीलिए आपका शहर 117 नंबर पर है, और सुपौल 1 नंबर पर है, वहां की राजनीति 1 नंबर की। तो मैं मानता हूं आज मधेपुरा के इस गंदी राजनीति में, गंदी नाले में एक छोटा सा गंगा का प्रवाह खोलना पड़ेगा, तब जाके ये मधेपुरा सुंदर और स्वच्छ होगा। धन्यवाद। धन्यवाद संतोष जी। अब हम चाहेंगे कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमोद प्रभाकर जी हैं, 2 मिनट में पहले अपना बात रखें, फिर हम आपके पास आएंगे। प्रभात खबर द्वारा आयोजित इस चौपाल में उपस्थित आप सबों का हम क्रांतिकारी इस्तकबाल करते हैं, आपका अभिवादन करते हैं। साथियों, आज जो विषय है मैं सीधे उस पर आना चाहता हूं कि लगातार डबल इंजन की सरकार, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की हो, 11 साल में केंद्र की सरकार और लगभग 20 साल में बिहार की सरकार, जनता के साथ जो भी वायदे की वो छलावा साबित हुआ, पूरी तरह से छलावा साबित हुआ। बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला, काले धन वापस नहीं आए, जनधन में 15 लाख रुपया नहीं मिला, किसानों की फसल की कीमत नहीं मिला, किसानों की आमदनी दोगुनी नहीं हो सकी, मां बहनों को सम्मान नहीं मिल सका। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देने वाले रोज मां बहनों का चिरहरण करते हैं, बलात्कार करते हैं, और वो भारत को स्वर्ण अक्षरों में अपना इतिहास लिखना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ये नरेंद्र मोदी आजाद भारत का सबसे कलंकित सरकार है जो हिंदुस्तान की आम आवाम महसूस करती है। बिहार में नीतीश बाबू की सरकार है। बहुत सारी बात हमारे प्रिय भाई संतोष जी ने कहने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं, यह बिहार किसानों का राज्य है, मजदूरों का राज्य है। आते आते नीतीश कुमार 2000 में मंडी को समाप्त कर दिया, मंडी समाप्त हो गया, किसान भटक रहे हैं, किसानों को किसान के फसल का एमएसपी नहीं मिल रहा है। उन्होंने बंदोपाध्याय कमेटी बनाई और बंदोपाध्याय कमेटी का रिपोर्ट आया
कहा बिहार सरकार की जमीन, सीलिंग से फाजिल जमीन, गरमजरुआ जमीन बिहार में इतनी है कि अगर उस जमीन को अधिग्रहण कर लिया जाए तो तमाम भूमिहीनों को एक एक एकड़ जमीन दिया जाएगा। हम पूछना चाहते हैं कि आज लाखों करोड़ों परिवार कीड़े मकोड़े की जिंदगी जी रहे हैं। नीतीश बाबू, आप सुशासन की बात कर रहे हैं, कहां सुशासन है? अपराध और भ्रष्टाचार यहां उद्योग का रूप ले लिया है। जाइए आप कार्यालय में, बिना पैसे का कोई काम नहीं होगा। भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है। अपराध का क्या कहना, अब तो कोई सुरक्षित नहीं है। पुलिस के अधिकारी दिन दहाड़े मारे जाते हैं, मां बहनों की इज्जत लूटी जाती है, डाइन कह के लोगों को जला दिया जाता है, बच्चों को आग में फेंक दिया जाता है। आज कोई बिहार का नागरिक सुरक्षित नहीं है नीतीश कुमार के राज में। हम मधेपुरा जिला से आने वाले हैं। हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर मक्का का उत्पादन होता है। क्या यहाँ मक्का आधारित उद्योग नहीं लगना चाहिए? क्यों नहीं लगा? बिहार में 18 चीनी मिल बंद है, आज तक क्यों नहीं चालू हुआ? बिहार का 24 जिला बाढ़ के चपेट में रहता है तो 14 जिला सुखाड़ के चपेट में रहता है। बाढ़ और सुखाड़ का स्थायी निदान कौन करेगा? आदरणीय नीतीश बाबू, आप हमें बताने का काम करें। आपको शराबबंदी किया, वो नौटंकी साबित हुआ। आज घर घर होम डिलीवरी हो रहा है शराब का। नीतीश बाबू, आप पर काला स्याही पोता गया। क्या चल रहा है बिहार के अंदर? बिहार विकास के पटरी से उतर गया है। नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूरी तरह से जनविरोधी सरकार है। ये अडानी और अंबानी की सरकार है, ये किसान मजदूर की सरकार नहीं है, मां बहनों की सरकार नहीं है। जहां तक मधेपुरा विधानसभा की बात है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज से 15 साल पहले मधेपुरा का कितना विकास हुआ, कौन सी सड़कें दिखाई पड़ रही थी, क्या क्या हुआ। लेकिन आज गांव-गांव में सड़कें बनाई गई है, पुल पुलिया बनाया गया है। निश्चित तौर पर मधेपुरा विधानसभा में विकास की रोशनी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। लेकिन जिस काम में, जिस योजना में सरकार की मदद होनी चाहिए, सरकार मदद नहीं करती है तो कहां से विकास मिलेगा? मित्रों, आज हमारे यहां स्लीपर फैक्ट्री बन के तैयार है, लेकिन चालू नहीं हो सका। क्यों नहीं चालू हो सका? कौन जिम्मेवार है? संतोष भाई एको बार सांसद का नाम नहीं लिए। ये सांसद जिम्मेवार है, आपकी पार्टी के सांसद हैं दिनेश चंद्र यादव। क्या कर रहे हैं? मधेपुरा से कोई लंबी लाइन की ट्रेन नहीं चल रही है। मधेपुरा के लोग परेशान हैं। कौन जवाब देगा इसका? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। केंद्र सरकार की योजनाएं आज अगर धरती पर नहीं उतर रही है तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? केंद्र सरकार, यहाँ के सांसद, बिहार सरकार जिम्मेवार है ना, कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं हो सकता। हम लालू जी के जमाने में बना यहाँ यूनिवर्सिटी और उसके बाद मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बना। आज मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने वाले मात्र 2 प्रोफेसर हैं। यहां इस मेडिकल कॉलेज से जो पढ़ के निकलेगा वह क्या करेगा? पेट में छुरी छोड़ देगा। कौन है जिम्मेवार? नीतीश बाबू, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपने मेडिकल कॉलेज बनाया, कहा ये बिहार का मॉडल कॉलेज होगा। कहां है? क्या है व्यवस्था मेडिकल कॉलेज में? कौन है इसके लिए जिम्मेवार? आप बताने का काम कीजिए। इंजीनियरिंग कॉलेज में भी पढ़ाई का माहौल नहीं है, कौन है इसके लिए जिम्मेवार? पूरा विश्वविद्यालय और विद्यालय में अब सिर्फ डिग्रियां बांटी जा रही है और कहीं कोई पढ़ाई का माहौल नहीं है। निश्चित तौर पर डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से विफल है और इस मंच के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, बदलो सरकार, बचाओ बिहार, बदलो सरकार, बचाओ बिहार। धन्यवाद प्रमोद प्रभाकर जी। अब हम चाहेंगे कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चाहेंगे कि हमारे साथ जदयू के नेता श्वेत कमल बउआ जी हैं। आपकी नज़र में मधेपुरा विधानसभा का विकास कहां तक पहुंचा है, जनता को उससे अवगत कराएं। इलेक्शन चौपाल प्रभात खबर के बैनर तले कार्यक्रम में उपस्थित बड़े भाई प्रमोद प्रभाकर जी, सम्मानित गार्जियन गजेंद्र बाबू, मुन्ना बाबू पूर्व मुखिया जी, मित्र हमारे संतोष बाबू इंजीनियर साहब के साथ साथ जितने भी श्रोता और आगंतुक है, मैं सभी का अभिनंदन करता हूं, दिल से सभी का स्वागत करता हूं। काफ़ी खुशी हुई कि आपने यह कार्यक्रम किया, थोड़ा लेट से मुझे जानकारी मिली, इसके लिए मैं खास करके जहां हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं
इकट्ठे हुए हैं मधेपुरा विधानसभा का चर्चा करना। तो मधेपुरा विधानसभा लगातार 15 वर्षों से यहाँ शासन, भले 20 वर्षों से माननीय मुखिया नीतीश कुमार जी का शासन है बिहार के प्रदेश में, लेकिन बात विधानसभा की हो रही है तो यहाँ देखिए कि 15 साल से हमारे आदरणीय विधायक जी चंद्रशेखर बाबू विराजमान हैं। तो ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटियां सरकार से होती रहती है, किसी ना किसी से। एक घर में अगर कहीं ना कहीं गार्जियन है तो 5 भाई रहते हैं तो उसमें त्रुटि होती रहती है। तो अब विकास की बात को आप देखिए तो आप गौर से फरमाइए कि विकास मधेपुरा विधानसभा का कहाँ नहीं हुआ। पहले के विकास को देखिए, 20 साल पहले के विकास को देखिए और अभी के विकास को मधेपुरा को देखिए। कहीं ना कहीं जहां हम लोग मौजूद हैं, 15 साल पहले यहां आते तो आपको लगता भूत बंगला है। जिस जगह भी हम लोग मौजूद हैं, आदरणीय मुखिया नीतीश कुमार जी का योगदान जरूर रहा कि पंचायती राज को सुदृढ़ किया गया और पंचायती राज के व्यवस्था के तहत ही यहाँ देखिए यहाँ MLCA के द्वारा विवाह भवन का निर्माण किया गया, जो अभी वर्तमान नीतीश जी के MLC हैं ललन सराफ जी के द्वारा। मधेपुरा में बैठने के लिए कहीं जगह बहुत कम जगह था, कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेज का स्थापना किया गया। मधेपुरा में मेडिकल कॉलेज का स्थापना किया गया, इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई, तरह तरह के बिल्डिंग बने। हर पंचायत में पंचायत सरकार भवन देखिए अभी सुदृढ़ हो रहा है। 1788 किलोमीटर 978 किलोमीटर सड़कें बनी नीतीश जी के शासनकाल में। पहले आप लोग जाते होंगे, यहाँ पक्ष विपक्ष सभी लोग हैं, लेकिन दिल पे हाथ रख करके बोलिए, क्या बिजली की यही स्थिति थी पहले? अगर बिजली की यही स्थिति थी, आप सोचिए एक ट्रांसफार्मर लगाने के लिए हम लोग बेकल हो जाते थे। 2006 में मेरी माँ पहली बार जिला पार्षद बनी और चंदा करके लोग ट्रांसफार्मर खरीद करके लगाते थे। यही बिहार है। अभी आप ट्रांसफार्मर जला 72 घंटे के अंदर आपका ट्रांसफार्मर बदलता है। कहीं ना कहीं विकास कई गुना रफ्तार से हुआ। कुछ कमियां रह गई होगी, हम मानते हैं कि हो सकता है कुछ कमियां रह गई होगी, लेकिन आपको समझना होगा कि विकास किस रफ्तार से गया। सड़क का देखिए क्या दुर्दशा थी। किसी गांव में हम लोग लग्जरी गाड़ी लेकर के नहीं जा सकते थे। सड़कें बनी, पुल बने, बड़े बड़े भवन बने। इसी सामने में टाउन हॉल का स्थिति देखिए 15 साल पहले क्या स्थिति था। नगर परिषद की बात आप लोग करते हैं तो मैं भी नगर पंचायत का 15 साल लगातार चेयरमैन रहा और आप एक गंदगी मुरलीगंज में उठा करके देख लीजिए। आप यहाँ हमारे गार्जियन नगर पंचायत के लगातार प्रतिनिधित्व कर रहे रामकृष्ण बाबू हैं, उपाध्यक्ष महोदय हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार, एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। सरकार के अंग को सुदृढ़ होना होगा, उनको मजबूत होना होगा। नगर परिषद में अगर गंदगियां हैं तो उसके लिए जिम्मेदार हम हैं, आप हैं और यहाँ के जितने भी प्रतिनिधि हैं वो खुद हैं। आप मुरलीगंज नगर पंचायत का रेशियो उठा करके देख लीजिए कि सफाई की स्थिति कितनी अच्छी है। तो कहीं ना कहीं जो लोग अभी लगातार हम लोग देख रहे हैं कि बुडको के द्वारा नाला जो बन रहा है तो काफी उसका विरोध हो रहा है। विरोध होना भी चाहिए, गलत कामों का हमेशा से विरोध होना चाहिए। हम भी कहते हैं अगर कोई भी जनप्रतिनिधि या किसी संवेदक के द्वारा गलत काम किया जाता है तो आप बढ़ चढ़ करके विरोध कीजिए। जब तक विरोध नहीं होगा तब तक उसमें सुधार नहीं होगी। तो आपको विरोध करना जायज है, लेकिन कहाँ गया था 15 साल पहले यह विरोध? अभी चुनाव के समय क्यों विरोध जता रहे हैं? तो आपको समझना होगा कि क्या कमी थी, किन में कमी थी और ये क्यों हुआ। इसका जवाब आपको हम यहाँ के मीडिया बंधु, खास करके प्रभात खबर के भी जितने भी यहाँ पर आप लोग संपादक से साथ आपके साथी हैं, आप गौर से बताइए कि क्या पहले हमको दिखा दीजिए किसी भी विज्ञापन, किसी भी ऐड में, कहीं भी किसी भी पेपर के पन्ने पर क्या पहले यह विरोध दर्ज होती थी? आखिर क्यों नहीं होती थी? तो अब संभलना हमको है, संभलना आपको है। अगर कोई जनप्रतिनिधि गलती कर रहे हैं, चाहे वो चेयरमैन हो कि पार्षद हो, उनको संभलना है। अगर नाले में गड़बड़ी कर रहा, सभी लोग मिल करके, आज जैसे आप सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं, सभी लोगों से मिल करके विचार करते हैं, तो क्यों नहीं करते हैं? रामकृष्ण बाबू परेशान हो जाते थे। आप भी तो सरकार में 2-2 बार मंत्री बने। क्योंकि देखिए मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह मधेपुरा विधानसभा का सवाल है। आप भी सरकार में 2-2 बार मंत्री रहे, तो आपने क्यों नहीं उठाया उस समय यह सवाल? आज क्यों इस बात को रख रहे हैं कि मधेपुरा विधानसभा का दुर्गति है? समझना आपको है, संभलना आपको है। जनता जब तक जागरूक नहीं होगी तब तक विकास नहीं हो सकता है। बहुत सारा काम हुआ है। हम लोग खुद ये 20वां साल
जिला परिषद और जिला परिषद नगर पंचायत चेयरमैन का 20वां साल है। जब से नीतीश जी का शासनकाल है तब से हम लोग भी कहीं ना कहीं जिला परिषद चेयरमैन, कभी नगर पंचायत चेयरमैन, परिवार के सारे सदस्य हैं। हम लोग परेशान हो जाते थे, लोगों के मांग को 3 लाख का योजना मिलता था, 7 लाख का फंड मिलता था जिला परिषद में, एक पंचवर्षीय योजना, एक वित्तीय वर्ष में। अभी 30-30 लाख, 60-60 लाख, 1-1 करोड़ का योजना। यहाँ मुखिया जी भी हैं, भले जिस पार्टी से विकास जी मुखिया जी हैं, उसको दिल पे हाथ रख के पूछिए, वो 5 साल पहले भी, 10 साल पहले मुखिया थे और अभी भी मुखिया है, कितना विकास की योजना में फंड का अंतर है। तो कहीं ना कहीं विकास कई गुना रफ्तार से हुआ है और कई गुना रफ्तार जो बाकी है, उस रथ के पहिया को हम लोग निवेदन करेंगे कि उसको तीव्र गति दे। जब आप 2 साल, आप कई बार यहाँ पर विधायक रहे, मंत्री रहे, लेकिन आपने उस बातों को नहीं रखा जो बात आज आप रख रहे हैं। आज आप रख रहे हैं, हम भी आपका तारीफ करते हैं, हम लोग भी सहयोग करेंगे और सहयोग किए भी थे और करेंगे भी, लेकिन आपके अच्छे कामों का, आपके गलत कामों का नहीं। जब आप मंत्री बन करके आए थे तो हम लोग शिक्षा मंत्री बन करके आए थे, तो हम लोग काफी जोर शोर से, यहाँ बहुत सारे साथी उनके साथ चल करके आपका अगुवाई किए थे। लेकिन आज कहाँ गया आपका? 17 महीना आप रहे शिक्षा मंत्री, लेकिन आप एक भी काम मधेपुरा विधानसभा में बता दीजिए। किसने मना किया आपको कि आप शिक्षा मंत्री और काम आप मत कीजिए? लेकिन आपने कोई काम, एक भी काम बता दीजिए। शिक्षा मंत्री रहते हुए शिक्षा जगत में कोई क्रांति मधेपुरा के लोगों को, सभी पार्टी के लोगों को, चाहे वो राजद हो, जदयू हो, भाजपा हो या माकपा हो, किसी पार्टी के लोगों को, कांग्रेस के लोगों को खुशी हुई थी कि नहीं शेखर बाबू मंत्री बने हैं, जरूर कुछ सुधार होगा। लेकिन आपने एक विद्यालय का औचक निरीक्षण नहीं किया, एक विद्यालय का आपने औचक निरीक्षण नहीं किया। हम लोग को भी लड़ाई होती है, पदाधिकारी से लड़ाई होती है, लड़ते हैं। अगर हम में क्षमता रहेगा, हम ईमानदार रहेंगे तो लड़ेंगे, अगर हम चोर रहेंगे तो आप नहीं लड़ पाएंगे। यहाँ ही एक डीटीसी साहब आए थे, नितिन नवीन सर, काफी 14 माह तक, 13 माह तक एक काम नहीं किए, 11 माह तक एक काम नहीं किए। अंत में जिला परिषद के 2300 सदस्य मिलकर के काफी जोर शोर से विरोध करके, और उन्हीं से आईएएस थे, काफी कुछ मतलब काम करना ही नहीं चाहते थे, लोगों ने मिल करके विरोध किया और उनको काम करने के लिए मजबूर कर दिए। और सभी लोग मिलकर के काफी कम समय उनके बाद उनका ट्रांसफर ही हो गया। तो काम की जिम्मेदारी हमारी और आपकी सभी की है। जहां गलत होता है वहां जोर शोर से हम लोगों को साथ देना चाहिए। सरकार एक है, उसके मुख्य अंग 243 विधानसभा है, तो उसमें मधेपुरा विधानसभा भी एक अंग है। आप जोर शोर से उसका विरोध करते, लेकिन नहीं हो सका, विरोध नहीं हो सका, जाकर के विरोध कहीं और अटक गया, लगे रह गए लोग कुछ में, जिसके कारण मधेपुरा विधानसभा पीछे रहा। अगर यही मांग आप 17 महीना पहले भी, 2.5 साल, 3 साल आप सरकार में रहे, लेकिन क्या हो सका मधेपुरा? 2.5 साल आप सरकार में रहे, कुछ नहीं हो सका। जो हुआ, जो माननीय मुखिया नीतीश कुमार जी के द्वारा जो काम किया गया, बिजली जगत में क्रांति आई, सड़क बना, शिक्षा जगत में सुधार हुआ, कहीं ना कहीं काम हुआ। हर जगह विद्यालय, जहाँ बैठने के लिए स्कूल में भवन नहीं थी, वहाँ देखिए आप चमचमाती हुई बिल्डिंग है। बहुत सारा विद्यालय में अभी देखिए लोग कहे डोमिसाइल लागू कर दीजिए, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां रही, जिसके चलते कि उसके जिम्मेदार हम और आप हैं, ना कि सरकार है। अगर जनप्रतिनिधि, वार्ड के पार्षद काम नहीं करते हैं तो लोग किसी पार्टी का रहता है। अभी चुनाव हुआ नगर परिषद का, तो क्यों नहीं पार्टी के नाम पर आप लोग वोट दे दिए? पार्टी के नाम पर वोट देते थे तो विनीता जी चुनाव नहीं हारती, काफी मेहनत की बेचारी, नहीं हारती चुनाव, लेकिन क्यों नहीं आप वोट दिए? उस समय तो तरह तरह का आलोचना हुआ, तरह तरह के बातों में आप लोग भटक के, चला तरह के बातों में, कोई पैसा पर चले गए, कोई पैसा लेके दे, कोई जात के नाम पर दे दिए, जिसके कारण की दुर्दशा देखिए मधेपुरा का क्या दुर्दशा है। हम मंच से आपसे यही निवेदन करेंगे कि जहां पर शिकायत है वहां आप शिकायत कीजिए, लेकिन जो काम है उसको बोलना पड़ेगा। आप बोले ना बोले, जो नीतीश जी के विरोधी भी हैं अभी सरकार में, वो भी बोलते नहीं काम तो हुआ है भाई, काम तो बोलना पड़ेगा। और हम आपसे, आपका इशारा आ रहा है, हम बोलेंगे, बोलने का यह मंच है। लेकिन सारे हमारे गार्जियन हैं, उम्र में हम संतोष जी एक उम्र और सब हमारे बड़े ही हैं, मैं किसी के बात का कटाक्ष नहीं करता हूं, लेकिन आपसे एक अनुरोध करूंगा, जो काम हुआ उसको बोलिए जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेत कमल जी। हमारे साथ यहाँ मंच पे मौजूद हैं विधायक प्रतिनिधि के तौर पर आलोक कुमार मुन्ना जी। आलोक जी, बहुत बड़ा सवाल आरोप है कि विधायक जी मंत्री बने, 17 साल का उनका कार्यकाल रहा, मधेपुरा विधानसभा के लिए कुछ नहीं हो सका, इस पर आप अपना विचार रखें। सबसे पहले प्रभात खबर द्वारा आयोजित
इस चौपाल कार्यक्रम में आप इस प्रभात खबर परिवार के सभी सदस्यों का मधेपुरा की इस ऐतिहासिक धरती पर स्वागत है, अभिनंदन है। साथ इतना बेहतर आप कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए हैं और इतना शानदार मंच आप दिए हैं, जिस मंच पर सार्थक बहस होगा, लोग अपनी समस्याओं को रखेंगे और उस पर जो हमारे इस डेस्क में पर यहाँ मंच पर मंचासीन प्रतिनिधि लोग हैं वो जवाब भी देना है। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही मधेपुरा की इस धरती पर आप आए हुए तमाम हमारे अभिभावक मित्र, युवा साथी, माता बहन, नौनिहाल बच्चे एवं मंच पर तमाम मंचासीन, मैं आप सबों को हृदय की गहराई से आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। साथियों, सबसे अंतिम में हमको समय मिला, हम तो कंफ्यूज कर गए थे कि लगता है लोग हमको भूल गए हैं, हमको समय मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन मतलब चलिए, इसके लिए प्रभात खबर को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं और हम लालू प्रसाद यादव जी के सामाजिक न्याय के सच्चे सिपाही हैं। अभी हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी इस देश के ही, बिहार ही नहीं इस देश के तमाम युवाओं के एक आशा, युवा के उम्मीद हैं। बिहार का युवा को लगता था कि मेरा कहीं कोई भविष्य नहीं है और तेजस्वी जी जब उप मुख्यमंत्री बने, हमारी सरकार नहीं बनी, उप मुख्यमंत्री बने बड़ी मुश्किल से बैसाखी के सहारे, तो 17 महीना के सरकार में, 17 महीना के कार्यकाल में 10 लाख लोगों को जो सरकारी नौकरी देने का उन्होंने चुनाव से पूर्व घोषणा किया था। तो मैं आपको बहुत विश्वास और दावे के साथ बता सकता हूं कि 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां मिली और 3.5 लाख प्रक्रियाधीन हुआ। ये बात मैं बहुत मतलब आत्मविश्वास और दावे के साथ कह सकता हूं, जबकि हमारी सरकार नहीं थी, हमारी सरकार नहीं थी, फिर भी हमारी सरकार को सत्ता में आने से बेदखल किया गया। क्या क्या जुल्म हुआ, सरकार को, हमारे सम्मानित विधायक लोग को हराने के लिए सरकारी मशीनरी का किस तरह दुरुपयोग किया गया, सबों को पता है। बावजूद 17 महीना के कार्यकाल में हमारे नेता के द्वारा ये काम किया गया। और मैं आपको एक बात बताऊं, प्रिय बउआ जी हैं, बहुत प्रिय हैं, दुलारे हैं, इनको मधेपुरा की भौगोलिक स्थिति की जानकारी नहीं है, हाल फिलहाल आए हैं मधेपुरा। मैं एक बात आपको बताऊं कि मधेपुरा इतिहास रचा है, मधेपुरा विधानसभा इतिहास रचा है। पूरे दुनिया में मधेपुरा विधानसभा का वो देन है कि पूरे दुनिया में एक वैकेंसी निकली और वो वैकेंसी 2,90,000 का निकला, एक वैकेंसी 2,90,000 का निकला। एक दिन में वो चयन प्रक्रिया हुई, 2,25,000 लोगों का चयन हुआ और मैं बहुत गर्व के साथ ये कह सकता हूं कि 2,17,000 लोगों को नियुक्ति पत्र मिला। ये मधेपुरा विधानसभा का दिन है। आप मधेपुरा विधानसभा के महान जनता, अगर आप अपना उम्मीदवार, अपना एमएलए प्रोफेसर चंद्रशेखर जी को नहीं बनाते, वो बिहार का शिक्षा मंत्री नहीं होता, तो मधेपुरा के सम्मान में 4 चांद नहीं लगता, मधेपुरा इतिहास की ऊंचाई पे नहीं जाता। साथियों, मैं आपको फिर एक बात बता रहा हूं, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के समय में खिलाड़ी हताश और निराश हो गए थे। कहीं कोई बिहार में खेल नीति नहीं था। खिलाड़ी, एक कहावत था, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगो खराब। ये बहुत हमारे पूर्वज लोगों के द्वारा एक लोकोक्ति अपने लोगों के यहाँ था। ये 100% लागू था कि अगर खेलेंगे हम लोग, हम अपने बच्चे को कहते हैं तो तुम खराब हो जाओगे, तुम खेलो मत। लेकिन जब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी आए, तो तमाम खिलाड़ी के आंख में एक चमक आया, एक खेल नीति बना जिसमें सीधा था कि आप सिपाही से लेकर डीएसपी तक आप मेडल लाओ और नौकरी पाओ। यह तेजस्वी जी का था। आप उनके पर्यटन नीति को देख सकते हैं, आप उनके पर्यटन नीति को देख सकते हैं कि उन्होंने क्या किया है। और आप कहते हैं कि मधेपुरा में विकास नहीं हुआ है। मधेपुरा का विकास सबों के सामने में है। 40 पंचायत
मधेपुरा विधानसभा में मैं आपको बताऊं कि 17 पंचायत मधेपुरा प्रखंड का, 8 पंचायत गम्हरिया का, 9 पंचायत घेलार का, 6 पंचायत मुरलीगंज के हिस्से का आता है। इस 40 पंचायत में आप जब तक हम आपके कार्यक्रम में हैं, मैं प्रभात खबर के साथियों से आग्रह करना चाहता हूं, आप किसी से उठा लीजिए डाटा। लगभग 1000 किलोमीटर सड़कें इस 15 साल में बना है। कोई पंचायत ऐसा नहीं है जिस पंचायत में आपको 5 से 7 सड़क नहीं बना होगा। मधेपुरा विधानसभा में कोई ऐसा बड़ा पुल नहीं है जिस पुल का निर्माण नहीं हो सका है। अगर 1-2 सड़कें बची हुई है, 1-2 महत्वपूर्ण सड़कें बची हुई है, हम लोग उसको लेके चिंतित है, हमारे नेता माननीय विधायक जी उसको लेके चिंतित है। लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, आपको ऑफिशियल कह सकता हूं कि वो महत्वपूर्ण सड़कें, चाहे वो जागीर का हो कि मैनी रही का हो, इस टाइप का वो नौलखिया का हो, इसका टेंडर हो चुका है। इसका टेंडर हो चुका है। जब हमारे माननीय नेता 17 महीने के कार्यकाल में शिक्षा मंत्री मधेपुरा में थे, तो बड़ी मशक्कत से 72 करोड़ रुपया की लागत से मधेपुरा में ये ड्रेनेज सिस्टम, ये बुडको के द्वारा जो निर्माण हो रहा है, इसको लाया थे। तेजस्वी यादव जी के सहयोग से, तेजस्वी यादव जी के कृपा से मधेपुरा वासियों को 72 करोड़ रुपये का ये वाटर ड्रेनेज सिस्टम, वो पानी का वो नाला मधेपुरा में मिला, जिसका आज बुडको के द्वारा जो बनाया जा रहा है। मैं आपको बड़ी दुख के साथ कहता हूं कि सरकार की ये उदासीनता और ये नाला बुडको के द्वारा बनाया गया नाला भ्रष्ट पदाधिकारी के भेंट चढ़ गया। कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। आप प्रभात खबर के साथियों से मैं पुनः इस बार भी आग्रह करता हूं कि आप अपना एक टीम भेजें और वहां जितना नाला निर्माण हुआ है आप उसकी जांच करें। आप देखेंगे कि कितना उसमें गलत मसाला या गलत उसमें काम हुआ है। तो क्या विरोध करने का भी समय है? तो हम विरोध क्या 6 महीना पहले करते क्या? वो नाला, वो 72 करोड़ रुपया माननीय विधायक मधेपुरा, पूर्व शिक्षा मंत्री के अथक प्रयास से मधेपुरा में आया, और उनके सामने में अगर वो चोरी होगा तो वो विरोध नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? विरोध करना उसका हक है, उनके प्रयास से आया है। अगर प्रयास से नहीं भी आता तो राज्य पर आयोजित सभी योजना का मॉनिटरिंग और उस पर या उस पर जो कार्रवाई है वो उसके लिए सरकार के द्वारा वो अधिकृत है। तो बताइए, अब इनको लग रहा है कि कोई कहीं विकास नहीं दिख रहा है, तो हम अपने तमाम हम सम्मानित साथी हैं, संतोष बाबू हैं, बउआ जी हैं, हम इनसे आग्रह करेंगे कि फिर लगातार डिबेट होगा कहीं ना कहीं। पहले आप एक बार पूरा विधानसभा का मॉनिटरिंग कर लीजिए। आपको लगेगा कि वो सरकार का जो वो स्कीम है कि कनेक्टिविटी किसी गांव में एक तरफ से मिलना चाहिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं लगभग 75% ऐसा गांव है, पंचायत है, जहां कनेक्टिविटी 2 तरफ से 3 तरफ से दिया गया है। ये आपके विधायक का कमाल है। आपके विधायक अगर पढ़े लिखे नहीं होते, आपके विधायक अगर प्रोफेसर नहीं होते, आपके विधायक एक दिन में एमएलए नहीं बने हैं। आपके विधायक लगातार मधेपुरा विधानसभा में 20 साल संघर्ष करके एमएलए बने हैं। मधेपुरा विधानसभा का कोई ऐसा घर, कोई ऐसा टोला, कोई ऐसा गांव के प्रबुद्ध लोग नहीं है जिनको नाम से नहीं जानते हैं। तो ये संघर्ष का प्रतिफल है कि आपके विधायक इतना संघर्ष के बाद मधेपुरा के एमएलए बने हैं। तो भाई उनको पता है, और यही कारण है कि विकास दिखता है मधेपुरा में। आप सर्वे करा लीजिए। हम वो व्यक्ति नहीं है। अब हमारे बहुत साथी लोग भी बैठे हुए हैं, वो ये भी क्रेडिट लेंगे कि मुख्यमंत्री मेरा था, मुख्यमंत्री हम कहा गया है कि मुख्यमंत्री मेरा था, सरकार नीतीश कुमार की थी, तो फिर ये काम कैसे हुआ? ये क्रेडिट लेना हमारे लोग चाहेंगे। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, बड़ी विनम्रता पूर्वक मैं आप सबका अभिवादन सादर प्रणाम करना चाहता हूं। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप एक बात बताइए, ये 20 साल से नीतीश कुमार जी कहां थे? 20 साल से जातिगत जनगणना क्यों नहीं आया बिहार में? 20 साल से जातिगत जनगणना को आने से किसने रोका? सदियों से पीड़ित उपेक्षित वर्गों के लिए जो जातिगत जनगणना यहां हुआ है, आरक्षण का विस्तार हुआ है, यह किसने रोका था? आप कमजोर वाले हैं, दिल के वाले लोग हैं, आप सामाजिक न्याय के विरोधी हैं, आप सांप्रदायिक ताकत के सामने में घुटना टेक देते हैं। आपकी हैसियत नहीं है समाज में दलित वंचित बहुजनों की बात करने का। आप उसके उत्थान के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। शायद यही कारण है
कि 20 साल आपको डर से आप हिम्मत नहीं किए। और जब लालू यादव जी ऐसा बहादुर व्यक्ति आया, तेजस्वी यादव जी ऐसा बहादुर व्यक्ति आया, तो आपको हिम्मत हुआ और तेजस्वी जी के प्रयास से, तेजस्वी जी के ताकत से ये आरक्षण का विस्तार हुआ। जनता की बात करेंगे, जनता के मुद्दों की बात करेंगे। सबसे पहले हम पीछे से शुरू करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अमलेश कुमार। मैं पेशे से शिक्षक हूँ। मैं माननीय संतोष वो से पूछना चाहता हूँ, आपने मधेपुरा के गंदगी के बारे में पूछा और सुपौल से तुलना किया। सुपौल में क्यों गंदगी रहेगा? यहाँ मुख्यमंत्री आके जिस मधेपुरा में ठहरेंगे, भर ठंगना पानी होता है, गंदगी तो यहाँ रहेगा। पूरा बिहार में गंदगी है। शिक्षा व्यवस्था और जो है आपका ब्लॉक में मैं दिखाता हूं कागज, घूसखोरी चरम सीमा पर है। आपका सीओ मधेपुरा का जो एक मंत्री का बर्दाश्त प्राप्त है, मैं सीधे 10,000 रुपया नहीं दिया, मेरा मोटेशन रद्द हो गया, इस पर कौन कार्रवाई करेगा? और शिक्षा एक बार सवाल संतोष जी, नगर परिषद को लेकर आपने सवाल उठाया था, उसका जवाब आप दीजिए। जी, आपने जिक्र किया कि मधेपुरा की गंदगी, तो मधेपुरा का 117 नंबर छप चुका है दुनिया में कि दुनिया में बिहार में 117 नंबर का गंदगी का वो शहर है। बिहार में 38 जिला है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया का लोग पढ़ रहा है। देश दुनिया में जो जहां भी मधेपुरा के लोग हैं वो फोन करते हैं कि क्या हो गया मधेपुरा को। और सुपौल क्यों 1 नंबर का है? आप कह रहे घुसखोरी का मामला, ये घुसखोरी का मामला, ये पूरे व्यवस्था परिवर्तन का मामला है। इस पर बहुत बड़ा लंबा डिबेट हो सकता है। ये जो पूरी व्यवस्था है, ये सामाजिक कुरीति से करप्शन आता है और तमाम इसके बड़े रूट है। जब तक समाज के अंदर कुरीति खत्म नहीं होगा, समाज न्यायप्रिय नहीं होगा, समाज ईमानदार नहीं होगा, कोई भी राष्ट्र दुनिया में करप्शन फ्री अपने समाज के अंदर, आप यहां दहेज लेंगे, आप यहां सारा कर्म कांड समाज में करेंगे और सोचेंगे ब्यूरोक्रेट ईमानदार होगा, नहीं होगा। ब्यूरोक्रेट भी समाज से ही आता है और समाज से ही सारी कुरीति लेके आता है। तो मेरा मानना है कि बिहार, ये यहाँ जो गंदगी है इस शहर की, उसके लिए राजनीति जिम्मेदार है। अगर राजनीति बेहतर होती तो यह शहर सुंदर होता। और आप सब महसूस करते होंगे कि मेरा भी शहर सुंदर होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जोगेंद्र नाम हुआ। मैं SC/ST प्रकोष्ठ राजद के जिला अध्यक्ष हैं मधेपुरा। हम ये कहना चाहता हूँ, सुशासन सरकार से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो जो है दलित और वंचित समाज के लोगों को टुकड़े टुकड़े में बांट करके जब वो सत्ता में आए थे तो दलितों को कहा करते थे हम 5 डिसमिल जमीन देगा, आज तक मिला? बउआ जी आप जवाब दीजिए, 5 डिसमिल जमीन पे क्या इनका सवाल है? 5 डिसमिल जमीन की बात नहीं थी, 3 डिसमिल की जमीन की बात है। तो यहाँ हम चाहेंगे, राजद के ही साथी हैं, विकास जी मुखिया जी हैं और भी साथी हैं, जो जनप्रतिनिधि अगर कोई हैं, डॉक्टर BK आर्यन जी हैं, तो लगभग हम लोग जानते हैं कि 90% आदमी को 3 डिसमिल जमीन मिल चुका है। मुखिया जी ईमानदारी से बोलिए, आर्यन जी, विकास वो आप ही से पूछते हैं, आपके पंचायत में जमीन मिला कि नहीं मिला, सो बताइए। हम राजद के ही साथी से विकास जी से पूछ रहे हैं, यहाँ मुखिया हैं वो इन्हीं का, और कोई अगर मुखिया साथी हैं यहाँ मौजूद ग्राम पंचायत के, हम उनसे चाहेंगे वो हाथ उठाएं। मैं विकास कुमार मुखिया भान टेक्टी, 7 आदमी को सही में जमीन मिला है, लेकिन अभी तक वो जमीन पे पहुंचा नहीं है। जमीन अतिक्रमण मुक्त है, ये मुक्त नहीं है। ये मुखिया जी आपका काम है, अगर ये आपकी भी जवाबदेही है। सरकार नीतीश कुमार जी और अकेले जिला का पॉपुलेशन देखिए बिहार का, आप उसके अंग हैं। पार्टी राजद के आप प्रखंड अध्यक्ष मैं मानता हूं, लेकिन आपको उसके अंग हैं। जहां पर गलत होता है, हम लोग भी सरकार के अंग हैं, लेकिन हम लोग पदाधिकारी के विरोध में खुल के बोलते हैं, सड़क पर उतरते हैं, आमरण अनशन और धरना करते हैं। ये आपका जवाबदेही था। अगर उनको नहीं मिला, डॉक्टर BK आर्यन भी सरकार के अंग हैं और BDO और CO के विरोध में धरना पर भी तुरंत उठे थे। हम लोग खुद गए थे उनके साथ घेलार में और मानना पड़ा और 117 आदमी को बासगीत पर्चा देना पड़ा CO का। CO किसी सरकार का आदमी नहीं होता है, वो आदमी होता है, एक पदाधिकारी होते हैं। वो किसी भी सरकार के हो सकते हैं, चाहे वर्तमान सरकार या वर्तमान सरकार के विपक्ष के भी। आपकी जवाबदेही है, आपकी और मेरी नैतिक जवाबदेही है कि वो 3 डिसमिल जमीन अगर घोषणा हुआ तो वो क्यों नहीं मिला और उसको क्यों नहीं दिलवाया। आप कल कागज दीजिए मुखिया जी,
अब कल कागज दीजिए, नेताजी। 1 सप्ताह के अंदर उसको नहीं मिलेगा तो आप कहिएगा हमको, नेताजी, लेकिन उसके विरोध में आपको आना पड़ेगा। अतिक्रमण मुक्त कराने में मेरे ऊपर ST/SC केस हुआ है, अभी तो याद नहीं है, मैं केस नंबर आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। और जहां तक की बात है, आपके CO वीडियो को कान में ऐसा जू रंगा हुआ है बिहार सरकार। अमलेश जी कुछ दे रहे हैं, शिक्षक हैं, अमलेश बाबू को दीजिए, आपकी बात वहाँ कुछ तक कह रहे करके हैं। भाई साहब आदमी देखिए हम एक बात कहते हैं, फिर यहाँ आपके पास डिबेट में आए, घबराने की कोई बात नहीं है। आप पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष मैं मानता हूं, आप हमेशा सरकार के विरोध बोलेंगे, लेकिन ये हम डरने वाले आपके बातों से नहीं है। मैं जानता हूं कि कहां क्या हुआ है, कहां क्या नहीं हुआ। आप अपने बातों को रखिए, यहीं से CO साहब को लगाएंगे और कल आप मेरे साथ चलिए, अगर नहीं मिलेगा तो आप हमको कहिएगा। नेताजी, अमलेश बाबू को भी मैक दे दीजिए। आपको भी पता है कि मेरे ऊपर अतिक्रमण मुक्त कराने में ही FIR दर्ज हुआ है, मुखिया वो जी। ST/SC एक्ट के तहत। देखिए सब पर केस होता है, हम लोग थे बम्बई में, SC/ST एक्ट के तहत हम पे मुकदमा हो गया कि भैया, उसमें भी देखिए अपने लोग कि भैया मर्डर करवा दल के, तो इससे घबराइएगा मुखिया जी, तो कैसे करिएगा। मेरा नाम पावेल कुमार है। अब सवाल ढेर सारा है, एक संतोष जी से भी है और बउआ जी से भी है। संतोष जी से सवाल है, ये जो विकास का पुल बांध रहे थे यूनिवर्सिटी कॉलेजों की, तो मैं संतोष जी से सवाल करता हूँ, आप मधेपुरा विधानसभा के किसी भी स्कूल में विजिट कर लीजिए, देखिए क्या स्कूल में लाइब्रेरी की व्यवस्था है, कहीं भी प्रयोगशाला नहीं है। अभी भी ढेर सारी ऐसे स्कूलें हैं जहां मकान नहीं बन सके हैं। शिक्षक बहाली हुई, नीतीश कुमार बोल रहे कि नहीं सरकार, मुख्यमंत्री हम थे तो हम दे, चलिए, लेकिन अभी भी किसी किसी स्कूल में 50 शिक्षक है तो कहीं 5। आपसे सवाल है, पहले सवाल सुन लीजिए, आखिर 20 सालों में अभी तक स्कूल की इतनी लचर व्यवस्था क्यों है? और आप ही बताइए, आप बहुत रैंकिंग की बात कर रहे हैं, तो बिहार में शिक्षा की रैंकिंग क्या है? बिहार में भुखमरी की रैंकिंग क्या है? बिहार में बेरोजगारी की रैंकिंग क्या है? और आए दिन जो सूखा नशा, शराबबंदी करके जो स्मैक ड्रग्स जो आज हर एक घर में घुस गई है, इसके जिम्मेवारी क्या नीतीश कुमार लेंगे? आप ये, और बउआ भाजी, मैं आपसे सवाल आपसे ये है, आप जो बोल रहे हैं कि हम यदि अभी CO को कॉल कर रहे हैं वो आपका काम कर देंगे, इससे यही प्रतीत होता है कि CO जदयू के अधीन है, जदयू के अधीन काम कर रहे हैं, ताकि आपके कॉलों का रिस्पॉन्स ले रहे हैं, आम आदमी को कॉलों का रिस्पॉन्स नहीं ले रहे हैं। ठीक है साथी, बहुत बड़ा- आपने सवाल किया स्कूल का। 2005 के बाद पहले झोपड़ी था, बहुत सारे झोपड़ी था, बहुत कम मकान थे स्कूल के, और आज बिहार में हर पंचायत में 10+2 स्कूल खुला है। और आप जानिए, दुनिया भर में, चाइना से लेकर के दुनिया भर में कहा जाता है क्वांटिटी के बाद क्वालिटी आता है। अभी क्वालिटी की तरफ बिहार सरकार बढ़ रही है। आप रोजगार का बात कर रहे हैं, सरकार ने, आदरणीय नीतीश कुमार ने वादा किया था 10 लाख नौकरी और 10 लाख हम रोजगार देंगे। आज 12 लाख नौकरी, 38 लाख रोजगार दिया जा चुका है, 50 लाख रोजगार दिया जा चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप आज ये डाटा है, ये मुंहजबानी नहीं है, ये कागज पर नहीं है, मुंहजबानी नहीं है, ये देश और दुनिया जानता है, देश और दुनिया जानता है, देश और दुनिया जानता है, ये सच्चाई है। एक आदमी जानता है बिहार में 12 लाख सरकारी नौकरी दी गई है और 38 लाख रोजगार क्रिएट किया गया है। और आप लोग के मानने नहीं मानने से नहीं होता, दुनिया को मानना पड़ता है। आप नहीं मानेंगे। अभी एक साथी बोल रहे थे, प्रभाकर जी एक सवाल कर रहे थे कि शिक्षक, ये यूनिवर्सिटी 4 पदों पर चल रहा था 1992 से 2013 तक। आपको हम बताना चाहते हैं, सुनिए आप लोग, सुनिए, यही यूनिवर्सिटी देखिए, 4 पदों पर चल रहा था, पूरा माफियाओं का अड्डा बना हुआ था। और आदरणीय विजेंद्र बाबू जब वित्त मंत्री बने, मैं गवाह हूं, 68 पद सृजित किए इस विश्वविद्यालय में। मैंने मेडिकल कॉलेज पर सवाल किया है, गए। मेडिकल कॉलेज पर सवाल किया है, ये देखिए, यूनिवर्सिटी पर नहीं। यूनिवर्सिटी में आप डाटा पे जवाब दे दीजिए भाई, मेडिकल कॉलेज पर बोलिए भैया, आप डाटा पे जवाब दे दीजिए ना, क्यों आप रटाई बात कर रहे हैं? आप लग रहा गूगल करके आए हैं, तोता वाली बात आप रट रहे हैं। आप डाटा पे बात कीजिए ना, करेंट डाटा क्या है? डाटा पर ही बात हो रही है बाबू, आप सुनिएगा तब न। डाटा यही है
12 लाख, आप जाके जाइए गूगल में जाइए, एक डाटा है, 12 लाख सरकारी नौकरी दी गई है। ये कोई लफाजी और बकवास नहीं बोल रहे हैं। अगला सवाल संतोष जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जी जब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार बनी और हमारे रघुवंश प्रसाद सिंह पंचायती राज मंत्री थे, और आपको मैं आपको मालूम नहीं है क्योंकि आप बहुत इधर आए हैं राजनीति में, आप राजनीति में इधर आए इसीलिए आपको मालूम नहीं है। पंचायती राज मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह जी राज्य का जो 20% 20 पैसा देकर 1 रुपया 80 पैसा केंद्र देता है, 20 पैसा को माफ कर दिया और कहा राज्यांश को छोड़ो, सब केंद्र अंश को दे दो बिहार में। उस समय में मुख्यमंत्री नीतीश जी थे, उसी के सारे कृपा से आज पंचायती राज व्यवस्था चल रही है। ठीक आप है। याद कीजिए। रामकृष्ण बाबू, मैं जवाब देता हूं, आपका जवाब सुनिए, पहले मुझको बोलने दीजिए। यदि केंद्र सरकार का प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है, वही ग्राम सड़क योजना गांव को जोड़ा ब्लॉक से, ब्लॉक को जोड़ा शहर से, उन्हीं का यह कृपा जो है आज पंचायती राज में सड़क रोड नाला सब उन्हीं की कृपा है। आपका बिहार का क्या है सो आप बताइए, बिहार का क्या अंश है सो बताइए। सुनिए, मैं एक डाटा के साथ बता रहा हूं। 2005 में टोटल जो ग्रामीण सड़क की लंबाई थी 1,04,000 किलोमीटर थी, अभी 2 लाख किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़क हो चुका है। आपको बिजली के क्षेत्र में बताते हैं 2005 में 700 मेगावाट पूरे बिहार में खपत होता था, ये डाटा का चीज है। आज 8500 मेगावाट की खपत है। 2005 में बिहार में 17 लाख बिजली का कंज्यूमर था, मात्र 17 लाख, आज 2,36,00,000 कंज्यूमर है। ये डाटा का है, आप डाटा की बात करते हैं, आप बकवास और लफाजी पर मत जाइए। जो सच्चाई है 700 मेगावाट में पूरा बिहार में बिजली की खपत थी। आशीष जी, एक मिनट, मैं डाटा बताना चाहता हूं। और आज पूछ रहे हैं, सुनिए, कल मेरा पिताजी जूता सिरा, नाम बोलिए। कल मेरे पिताजी जूता सिरा, आज हम एमए कर लिए। क्या बात करते हैं आप? योगेंद्र राम, मैं डाटा पर बोल रहा हूं, ये डेटा है। आप जाइए, 700 मेगावाट 2005 में खपत होता था, आज 8500 मेगावाट खपत होता है। अगला आप संतोष जी, अगला सवाल है, खड़ा होके रमेश कुमार यादव। संतोष बाबू, मैं आपसे नगर परिषद के बारे में आप सवाल उठाए हैं। आपको पता होना चाहिए मधेपुरा में विधायक जी हैं राजद से, लेकिन 3 बार जहां मुख्यमंत्री आके 1 महीना रहता है, उस यहाँ नाला कितना गंदगी रहता है, सोचे शहर का लोग उन्हें लखा दिया, लेकिन विधायक लखा दिया। आपको 26 वार्ड का भी पता नहीं संतोष बाबू, हम जान रहे हैं 26 वार्ड की डर ही पता है। आप यूनिवर्सिटी की बात किए, यूनिवर्सिटी में देखिए अभी गेस्ट टीचर का बहाली हो रहा, 5 लाख सरेआम घूस चल रहा, पता कर लीजिए रोड चौक जगह पर। क्या बात करते हैं यूनिवर्सिटी का? भाई ने कहा बिल्कुल, नीतीश जी आते, आप अपने घर को आप सफाई करते हैं कि जो आपके गेस्ट आते हैं वो सफाई करते हैं? आपको अपना मधेपुरा आप सफाई करते हैं, बाहर के लोग रखे हैं। मधेपुरा का विधायक 15 साल से है, एक भी बीच का कहीं विधान परिषद का दिखा दीजिए तो मैं आपको बता देंगे संतोष बाबू। आपके यहाँ मेहमान आएगा, कहिएगा मेरा दरवाजा गंदा है। विधान परिषद के घर में रहता है ना के आपको सफाई करना है। जदयू का विधान परिषद है 117 नंबर, एक भी चीज। एक मिनट आशीष जी, 117 नंबर क्यों है, इसका जवाब दीजिए। विधान परिषद इसका जवाब दीजिए। संतोष जी, जवाब जनता नहीं देगी, जवाब आप लोगों को देना होगा। नहीं, मैं जनप्रतिनिधि से पूछ रहा हूं जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं 15 साल। हर विषय में करप्शन है। इंदिरा आवास जिस नगर परिषद में 117 रैंक आप देखे, एक गरीब आदमी के लिए 50,000 का शोषण होता है एक आवास पर। सुन लीजिए, सफाई के नाम पर यहाँ लूट होती है। इसका मालिक कौन है? कोई एमएलए जनप्रतिनिधि नहीं है, इनका मालिक आपका सरकार का सिस्टम है। जिस थाना प्रभारी का, जिस थाना में मृत्यु प्रमाण पर जिसका हत्या होता है, उसके लाशे पर जिसकी हत्या होता है, उनसे पैसा लिया जाता है। नगर परिषद में मृत्यु प्रमाण पर मित्र पैसा लिया जाता है।
ये सिस्टम को राष्ट्रीय जनता दल ठीक करेगा कि जदयू की सरकार ठीक करेगी? ये अंधी बहरी जो आपका अफसर है, एसीएस से लेकर के जितना सिस्टम है, जिसके आदेश पर आपका माननीय मुख्यमंत्री चलता है, बहुत दुर्भाग्य है। हम लोग चिंतित हैं कि हम लोग के आने वाला को जो कल बच्चा है वो हम लोग को गाली देगा, जो आज सरस का नशा में बिहार डूब गया। इसको कोई सोच नहीं बचा सकता है, कोई माँ का लाल बेटा नहीं बचा सकता। एक एक बच्चा जिसकी उम्र 7 साल है, जिसकी उम्र 6 साल है, जिसकी उम्र 9 साल है, जिसकी उम्र 12 साल है, उनके पिताजी नौकरी करते हैं। 1 मिनट सर, उनके बेटा मधेपुरा में किसी ग्रीनफील्ड में पढ़ते हैं, अच्छे संस्थान में पढ़ते हैं, उसके घर जाके देखिए। वो हम लोग से आग्रह करते हैं, मेरे बेटा को पकड़वा करके 50 लाठी मरवा दीजिए नेताजी, तब अच्छा होगा। बेटे बहुत इज्जत बचाने का मुश्किल, इसका देनदार कौन है? 1 मिनट, आपके चार दारू 15 साल में खुलते थे, लेकिन आप उस दारू को पंचायत स्तर पर पॉलिथीन बेचवाए। पंचायत स्तर पॉलिथीन बेचवा करके आपने एकाएक ब्रेक लगा दिए, जिसके चलते आज जो प्रमोद प्रभाकर, आपका इज्जत बचना गांव गवार में मुश्किल है। आप एक वार्ड में 28 दुकान खुली हुई है। मैं दावे के साथ संतोष बाबू कहते हैं, इसका जवाब दे दीजिए। ज्यादा मैं धन्यवाद पंकज जी, मैं एक चीज का जवाब देना चाहता हूँ। सुनिए, बहुत अच्छा सवाल इन्होंने किया। 1 मिनट, शराबबंदी शॉर्ट में ही मैं दे रहा हूँ। संतोष जी, शराबबंदी और सूखे नशे को लेकर एक सवाल है, मिनट, उस पर जवाब मैं बोल रहा हूँ। इन्होंने कहा कि मैं समाजवादी, मैं जब तक शरद जी जीवित थे उनके साथ था, मैं उनको कंधा देना भी उनके गांव तक गया था। आज भी मैं समाजवादी मूल्य को जीता हूं, जब तक जिंदा रहूंगा जीऊंगा। जहां तक आप समाजवाद की बात कहते हैं, इस देश में सबसे बड़ा समाजवादी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और भूपेंद्र बाबू हुए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा है, सुनिए थोड़ा, बड़े यहां कहा जाता है बहुत प्रबुद्ध लोग हैं मधेपुरा में, थोड़ा सा सुनिए। जहां हम लोग दुनिया भर में घूमते हैं, लोग कहते हैं बहुत बौद्धिक लोग हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा है, संतति और संपत्ति का जब बोलबाला हो जाएगा तो लोकतंत्र अपने मायने खो देगा। संतति और संपत्ति का बोलबाला है। आप जिसकी बात करते हैं, जिस पार्टी का, बेटा बेटी के लिए समाजवाद नहीं होता है, समाजवाद बराबरी के लिए है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो संग्राम छेड़ा था वो गैर बराबरी के खिलाफ छेड़ा था। बेटा बेटी पत्नी 6 आदमी को राजनीति में लाएंगे आप? यही है समाजवाद, यही है सामाजिक न्याय? ये नहीं है, इसको नहीं मानते हैं। और जहां तक दूसरा बात है, पंकज भाई ने कहा, मैं बताना चाहता हूं, डिबेट करिए आप लोग के बारे में। मैं संतोष जी सवाल और जवाब दोनों संक्षेप होने चाहिए। हमारे दारू पर हमारे पास समय बदता होती है, समय का मैं बता रहा हूँ बंधु, आपने कहा। संतोष जी फिर हम आएंगे उस सवाल मैं दारू पर बोलना चाहता हूँ। दारू पर बंदी पे आपने कहा, इस देश के महान स्वतंत्रता सेनानी पूज्य बापू का सपना था। उन्होंने कहा था, अगर मुझे एक दिन के लिए तानाशाह बनना पड़ेगा तो मैं इस देश में दारूबंदी करूंगा। दुनिया भर में मार्टिन लूथर से किंग से लेकर के अब्राहम लिंकन तक सारे लोगों ने दारूबंदी का विरोध किया है। लेकिन यह सामाजिक क्रांति की जरूरत है। मैं मानता हूं सरकार से यह संभव नहीं है। जहां भी दुनिया में बदलाव हुए हैं, आप जाइए, डॉक्टर अंबेडकर महान नेता इस देश के बहुजन गरीब वंचित लोगों के, वो जाते थे दारू की भट्टी को बंद करते थे। तो मैं संतोष जी से सवाल करना, अपने महिलाओं के बाद में पूछा है कि महिलाएं दारूबंदी के खिलाफ में है या सपोर्ट में। मैं कहती हूँ महिलाएं उसके खिलाफ है। कौन चाहेगी कि मेरा बच्चा, मेरे घर का आदमी दारू के नाम पर जेल चला जाए? कौन चाहेगी सूखा नशा करे? दारू बंद है? आप मुझे बताएंगे कि दारू बंद है? मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, ये आपका मौजूद सवाल है। मैं मानता हूं, मैं मान रहा हूं कि दारूबंदी तभी सफल होगा जब समाज का पूरा समर्थन मिलेगा। आज आधा समाज, देखिए, ये एक जन जागरण का मामला है। इतना बटन दबाने, स्विच दबाने से नहीं होगा। आप सरकार देखिए, सरकार के मंत्री दारू पीते हैं और खुलेआम पकड़ा जाते हैं। इसका क्या जवाब देंगे संतोष भाई? जागृति जनता में जरूरी है, मंत्री में जागृति लाइए ना। प्रभाकर भाई, आप कम्युनिस्ट के अच्छे नेता हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं। दुनिया भर के कम्युनिस्ट आंदोलन का मुझे समझ है। धरती के हर संग्राम को मैंने पढ़ा है। दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा आदमी, मैं कहा अब दुनिया का कोई बड़ा आदमी
माओ से तुंग से लेके लेनिन से लेके मार्टिन लूथर किंग से लेके फिदेल कास्ट्रो से लेके संतोष जी, कोई मैं आदमी दारू के पक्ष में नहीं आया है। संतोष जी, अब नहीं आया है। थोड़ा और आप कह रहे हैं दारू पीता है। सही, दारू बंदी सही है, इसको कैसे समय का जाया कर रहे हैं, पीता है ये नहीं कह रहा हूँ। समय का जाया कर रहे हैं। आपके मंत्री पी रहे हैं। के ऊपर एक सवाल था कि क्या बिहार में दारू बंद है? क्या सवाल बिहार में है। दारू बंद है? ये सवाल इसको है। जवाब इनका देना चाहिए। नहीं, ये कि कभी सवाल से है। बात को घुमा रहे हैं। मुन्ना भाई, ये सच्चाई है। ये सवाल बिहार में है। शराब बंद नहीं है, इनको स्वीकार करना चाहिए। देखिए, आप यहाँ मनोज की बात ये कर रहे हैं। सवाल है कि आलोक बंदी जी, कैसे और सफल संतोष होगा, जी, संतोष लेकिन जी। बंदी तो करना पड़ेगा। बंदी करना आप अपनी जिम्मेवारी को स्वीकार करें। संतोष जी से आप स्वीकार करें कि बिहार में शराब बंद है। एक मिनट आप सोचिए, एक मिनट 117 बार मधेपुरा में पिकनिक मनाया गया है सूबे के सबसे बड़े व्यक्ति के द्वारा। इस 10-15 साल में 15 साल में 117 बार मधेपुरा में सूबे के सबसे बड़े मुन्ना जी। और एक मिनट, और मधेपुरा 117 नंबर पर है, इनको दिखता है। आप वो उनसे सवाल क्यों नहीं होता है कि आप 117 बार मधेपुरा और एक सवाल 117 बार आप मधेपुरा में रहे हैं। मधेपुरा में क्या गंदगी है? मधेपुरा में अराजकता क्या है? आप भेजिए किसी को थाना, आप भेजिए किसी को अंचल, 1 घंटा के अंदर आलोक थाना कुमार में मुन्ना जी। आपकी गाड़ी चोरी हो जाए, अगर FIR आज हो जाए तो अभी हो जाए तो। आलोक कुमार मुन्ना जी, ये जनता का मन सब पूछते हैं कि क्या बदनाम। बउआ जी आपने शांत रहिए, पहले हमको बोलने दी। 2016 में जब मधेपुरा नगर परिषद के द्वारा वहाँ पर नया बस स्टैंड बन रहा था, तो वह जो सुपौल का जो NGO उसका जो प्रोजेक्ट बना रहा था, उससे दोस्ती थी पवन कुमार को। हमारे जो एग्जीक्यूटिव थे मनोज कुमार पवन, उनसे उनकी दोस्ती थी। और मेरे कहने पर वह सुपौल से आकर इस जो नाला भी बन रहा है उसका DPR बनाया। उसका DPR उस समय में 48 करोड़ का था, 48 करोड़ का था। और हम आरक्षण में पकड़ा गए, 17 से 22 में हम नहीं आ सके। वह DPR जो बना हुआ था बनले रह गया। हमारे माननीय विधायक जी फिर उस DPR को, जब बबलू की पत्नी सुधा जी चेयरमैन बनी, तो उस DPR को विधायक जी ने खोजवाया, लेकिन वह विधायक जी के द्वारा जो खोजवाया जा रहा था वो DPR गुम हो गया। जब पुनः पुष्पलता कुमारी 2022 में 23 में जब शपथ ग्रहण ली, 13 तारीख को शपथ ग्रहण ली, और 26 जनवरी के बाद वह DPR मंत्री जी के पास पहुंच गया। मंत्री जी अपने प्रयास से उस DPR को वित्त विभाग में भेजकर उस DPR को 72 करोड़ बनाया। और उसके बाद यहाँ से स्वीकृति जाने के बाद आदरणीय हमारे तेजस्वी जी उस समय में नगर विकास के मंत्री थे, उन्हीं के प्रभार में था। उन्हीं के प्रयास से आज हम लोग सपना जो था यह देख रहे हैं। और आपको जानकारी दे देता हूँ, जैसे 72 करोड़ का 80% बन के तैयार हो जाएगा, 5 अरब का उसका ड्रेनेज सिस्टम आएगा, एक पूर्वी भाग, एक पश्चिमी भाग। इस काम के लिए मैं तेजस्वी जी को और आदरणीय अपने बड़े भाई प्रोफेसर चंद्रशेखर जी को मधेपुरा ओर से तहे तहे धन्यवाद देता हूं। और पुनः मधेपुरा की जनता को याद करता हूं जिसको पुनः विधायक बनाने के आपके रामकृष्ण बाबू, आपका कोई तेजस्वी जी कुछ नहीं कर पाए। एक मिनट जी आदरणीय मामा जी, अभी आप पार्टी धर्म निभाने लगे। मैं आपका सम्मान करता हूं, क्योंकि जितना आप राजनीतिक किए होंगे उतना हम लोगों को अनुभव भी नहीं होगा राजनीतिक का। लेकिन वही DPR जो 48 करोड़ की DPR थी, वही DPR आज 72 करोड़ इंप्लीमेंट होकर के नया रेट लागू होकर के वही DPR है जो आपके समय में 48 करोड़ रुपया था। क्रेडिट कौन ले रहे हैं? एक मिनट, क्रेडिट कौन ले रहे हैं? वर्तमान चेयरमैन, जबकि ये चेयरमैन जानते भी नहीं होंगे कि उस समय उस DPR कैसे बना और क्या हुआ। बबलू जी काफी भागदौड़ किए, हमारे साथ पटना भी गए थे, माननीय वाइस चेयरमैन साहब भी गए थे। हम लोग एक बैठक था पटना में चेयरमैन वाइस चेयरमैन का, साथ ही गए थे। उसी दिन ये DPR यहाँ का 48 करोड़ का और 11 करोड़ का DPR
मुरलीगंज का था, दोनों एक साथ सैंक्शन हुआ और जिला योजना समिति से उनको पारित होना था और मेरे द्वारा ही, ध्यानी भाई यहाँ मौजूद है, सभी साथी ने मिलकर मुझे जिला योजना अगला सवाल हम लेना चाहेंगे। क्या नाम बताइए? माननीय अपना नाम बताइए। बउआ जी से आग्रह है कि आपका चेयरमैन प्रतिनिधि आपने रहे हैं, आप 15 वर्षों से मधेपुरा का चेयरमैन हैं और चेयरमैन के नाते आप क्यों नहीं विरोध प्रखंड से लेके जिला मुख्यालय में आप है, क्यों नहीं आज तक धरना प्रदर्शन किए? और आपका जिला परिषद किस मैटर में धरना प्रदर्शन, वो भी पूछिए भैया। आपका जिला परिषद का जो राशि है, आपके जो मेंबर है, उनका योजना कहाँ है, उन धरातल पर गिना दीजिए, हम आपको बधाई देंगे। आप अभी देखते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, जितना भी रंगमंच, जितना भी कला मंच या जितना भी आपके विद्यालय में अभी काम शुरू है, क्या पुस्तकालय का जिस भी विद्यालय में, या ग्राउंड का समतलीकरण, या जिस भी गांव में देखिए पुल्ला, वो सारा जिला परिषद मद से बन रहा है। आपको टोटा पूरा डाटा तो यहाँ नहीं उपलब्ध, हम कल समिति साहब आपको पूरा डाटा दे देंगे, आप मिला के देख लिए कितना। अब रह गई बात सहगढ़ की, रह गई बात सहगढ़ की, तो जो वहां से जीतते हैं अनुशंसा उनको करना है। आपने उन्हें जिताया, 2014 में पहली बार मम्मी जिला परिषद अध्यक्ष बनी। आप पूरा लिस्ट ले लीजिए और पूरे बिहार में ही नहीं, पूरे बिहार में सबसे नंबर 1 मोतिहारी, दूसरा स्थान पूरे बिहार में जिला परिषद में मधेपुरा का ही है। पूरे बिहार की बात मैं करता हूं, ना कि आपको मधेपुरा, पूरे बिहार में दूसरा स्थान मोतिहारी बहुत बड़ा जिला है। मैं जन स्वराज पार्टी वाले से मैं एक सवाल करना चाहती हूं कि प्रशांत किशोर जी जो अभी बिहार की सेवा करने के लिए आए हैं, क्या वो पहली बार बिहार की सेवा करने के लिए आए हैं? वो तो पहले भी नीतीश जी के बी टीम में थे, जब उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था तो और नीतीश जी ने उनसे ये भी कहा था कि ये अमित शाह जी ने बनाया है। और जब 2014 में जब मोदी जी का जो घोषणा पत्र तैयार हो रहा था तो उस घोषणा पत्र में प्रशांत किशोर जी उस घोषणा पत्र को वो लिख के दे रहे थे, तो फिर उस समय आपने बिहार की सेवा क्यों नहीं की? और जब आप और आज आप मधेपुरा की सेवा करने के लिए आए हैं, आज आप बिहार की सेवा करने के लिए आए हैं, लेकिन जब आपको उस टाइम में मौका मिला था तो आप क्यों नहीं किए थे बिहार की सेवा? चलिए गजेंद्र जी आपसे जवाब चाहेंगे। सम्मान के साथ अपनी बहन को बताना चाह रहा हूं। प्रशांत किशोर के बारे में उन्होंने सवाल उठाया है। आपकी आवाज आ रही है? बहुत अच्छा सवाल किया उन्हें आपने, खास करके पलायन का मुद्दा बार बार आ रहा है। पलायन आप देखेंगे मैक्सिमम 80% पलायन युवा करते हैं और 30 साल से जो 2 भाई का सरकार है, हाँ मैं सवाल जवाब दे रहा हूँ। युवा 10th करने के बाद युवा कहाँ जाएंगे? कहीं बिहार में पढ़ाई नहीं होती है 10th के बाद, युवा पलायन कर रहा है। प्रशांत किशोर पहले कहाँ थे, आरजेडी कहाँ थे, उस पर चर्चा नहीं है। चर्चा वर्तमान और भविष्य के होना चाहिए, युवाओं का प्लान पर होना चाहिए, शिक्षा पर होना चाहिए। पर हाँ, उस सवाल में मैं कह रहा हूँ हर आदमी किसी न किसी पार्टी में था और रहता है। प्रशांत किशोर का स्पष्ट संदेश है कि जो इस बार खास करके जन स्वराज 5 मुद्दे लेकर आ रहे हैं, पहला उसमें है युवाओं का पलायन बंद करना, उसको मैं विस्तृत से बताऊंगा। उसके बाद घर में जो हमारे माँ आशीष भाई, ये दल का प्रचार का मंच नहीं है, मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर धैर्यपूर्वक सुना जाए। मैंने आपके बात का सुना, धैर्यपूर्वक सुना जाए। और आगामी 1 हफ्ता में सरकार से पहला, आज तक कोई चुनाव के बाद जितने की बात करते हैं, 1 हफ्ता में पूरे बिहार में 1 लाख ऑटो रिक्शा चालक को 5 लाख का बीमा योजना दे रहे हैं और मधेपुरा में शुरू कर रहे हैं। आपको जानकारी दे रहा हूँ। हाँ, आपके सवाल जहाँ तक प्रशांत के, हर आदमी, इससे पहले लालू जी किस पार्टी में थे, नीतीश कुमार किस पार्टी समता में थे, जदयू में थे, वो सवाल नहीं है। सवाल वर्तमान में अपने पार्टी में है, उनका योजना क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसके बारे में जानकारी लीजिए। हाँ, इसलिए प्रशांत किशोर हर युवा के लिए सोच रहे हैं। आपको बता देते हैं, कहीं शिक्षा की बात हम कर रहे हैं, वो जैसे सरकार में आएगी मुफ्त में शिक्षा होगी। जब तक सरकार के सरकारी स्कूल में व्यवस्था नहीं होगी, कन्वेंट पढ़ाएंगे, उसका पैसा सरकार देगी। 2000 पेंशन हम लोग 2 साल से कर रहे हैं।
आज आखिर सरकार लालू जी के टाइम में 100 रुपया था, उसके बाद 160 हुआ, आज 10 साल से 400 रुपया था। आज हम लोग के कहने पर, जगह धन्यवाद सबका आपके कहने पर 1100 हुआ और हम लोग 2000 रुपया करके रखेंगे। आगे आगे हाँ बता दे सब आगे। आपको घर घर में जीविका दीदी बहाल कर दिया नीतीश कुमार ने। जीविका दीदी क्या काम है? 2% इंटरेस्ट पर लोन दिलाते हैं मंथली। इसका मतलब हुआ 24% आप लेते हैं। आपका सेविंग बैंक में इंटरेस्ट मिलता है 3.5%। आप नीतीश कुमार से सवाल कीजिए कि हमारे घर घर में जीविका दीदी 2% मंथली पर इंटरेस्ट पर जीविका दीदी सबको लोन दिलवा रहे हैं। क्या ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है? आज ये वोट बैंक के जरिए हमारे समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी। कहीं पर हिंदुस्तान में लिखा हुआ है कि 24% लिखित इंटरेस्ट पर लिया जाता है। गजेंद्र जी, हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। एक आखिरी सवाल, क्या सवाल है? मेरा नाम संजीव कुमार है। संतोष बाबू बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। आप समाज को ही बेईमान बताएंगे यह उम्मीद नहीं थी, क्योंकि समाज ही लोगों को अर्श से फर्श पर बैठाने का काम करती है। बउआ भैया ने सवाल खड़ा किया था आदरणीय प्रोफेसर चंद्रशेखर जी पर। हम बता देना चाहते हैं, मधेपुरा के मिट्टी के लाल एक शिक्षक पुत्र और खुद के प्रोफेसर चंद्रशेखर जी जब शिक्षा मंत्री बने, BN मंडल विश्वविद्यालय स्थापना काल से केवल 9 विषयों पर चल रहा था। 18 विषय की स्वीकृति दिलाने का काम प्रोफेसर चंद्रशेखर जी के कलम से हुआ। हम आपको बता देना चाहते हैं, मेरे पास डेटा है, डेटा लेकर के आए हैं। प्रोफेसर के 18 पद सृजित हुए, एसोसिएट प्रोफेसर के 36 पद सृजित हुए, असिस्टेंट प्रोफेसर के 72 पद सृजित हुए, 3rd ग्रेड के 36 पद सृजित हुए, 4th ग्रेड के 72 पद सृजित हुए। तो यह काम बोलता है, काम बोलने का नाम है प्रोफेसर चंद्रशेखर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कार्यक्रम के अगले चरण में हम जा रहे हैं। अगले चरण में समय के माफी चाहते हैं सभी तक, अगले चरण में जा रहे हैं। अब हम चाहेंगे मंच पर जो भी हमारे पैनलिस्ट विराजमान हैं, प्रमोद प्रभाकर जी, अगर आपको इस विधानसभा की जनता आपके दल को मौका देती है तो आप क्या करना चाहेंगे? 2 मिनट में अपनी बात को रखें। सबसे पहले मैं समाज के अंतिम पंक्ति पर खड़ा व्यक्ति, जो हाशिए पर है, जो भूमिहीन है, जो बेघर है, उसको तमाम भूमिहीनों को बास्कित पर्चा, बेघरों को घर देने का काम करेंगे। जहां शिक्षा की रोशनी नहीं गई है, शिक्षा को मजबूत करेंगे और शिक्षा को समान बनाएंगे। चाहे राष्ट्रपति का संतान हो या भंगी का संतान, शिक्षा होगी एक समान। हम इस बात की गारंटी करेंगे। अस्पताल में ये प्राइवेट क्लिनिक बंद होगा। अस्पताल, सरकारी अस्पताल में सबकी इलाज होगी। चिकित्सा की 100% गारंटी। जो बेरोजगार नौजवान शिक्षा ग्रहण करके आएंगे उसकी नौकरी की गारंटी होगी। यानी सबको शिक्षा, सबको काम, सबको चिकित्सा की गारंटी समाजवादी सरकार में होती है। कोई बेघर नहीं रहेगा, कोई बेवस्त्र नहीं रहेगा, यहाँ अपराध नाम का कोई चीज नहीं होगा। समाजवादी सरकार का यह संकल्प है और उसको हम धरती पर उतारने का काम करेंगे। धन्यवाद। श्वेत कमल बउआ जी, अगर मधेपुरा की जनता आपको मौका देती है तो आप मधेपुरा के लिए क्या करना चाहेंगे? जनता को बताएं। मधेपुरा 2005 से 2025 में बहुत विकास किया, या मधेपुरा ही ने पूरे बिहार। मधेपुरा की बात है, आदरणीय प्रिय अनुज संजीव जी बोले कि मेरा चंद्रशेखर बाबू से सवाल नहीं है, मेरा वर्तमान विधायक जी जो कि 15 साल वही हैं, तो सवाल किनसे करेंगे? सवाल तो स्वाभाविक है उन्हीं से करना होगा। 15 साल है, इनसे पहले 5 साल जो थे उनसे भी सवाल कर सकते थे, लेकिन सवाल अभी 15 साल का। 5 साल थे, लोगों से क्या किए नहीं किए, जिस कारण उनका परिणाम भुगतना पड़ा। 15 साल जो कि चंद्रशेखर बाबू हमारे भी आदरणीय है। मैं भी 15 के चुनाव में काफ़ी बढ़ चढ़ करके उनका सम्मान और साथ दिया, और सब दिन से ऐसा कोई बात नहीं, जब वो मंत्री बन के भी आए तो पूरा जितना सामर्थ्य था हम लोग सहयोग किए, लेकिन जिस सहयोग से हम लोगों ने उन्हें बनाया वो सहयोग हम लोगों को लगता है कि वो नहीं उतरे। चलिए, अभी तो होगा कि ये उम्मीदवार है इसी का नशा बोलते। सवाल किसी भी व्यक्ति से मेरा नहीं है, सवाल मेरा पदधारी से रहता है। माननीय मुखिया नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, साथ तेजस्वी भाई का मिला। काफी लोगों ने शराबबंदी को लेकर लोगों ने काफी कुछ कहा।
छोटा सा सोचिए कि 2016 जब शराबबंदी हुआ तो विश्व का सबसे बड़ा मानव श्रृंखला लगा था। मधेपुरा ही नहीं, पूरे बिहार में विश्व का सबसे बड़ा मानव श्रृंखला। तो सोचिए शराबबंदी कितना जरूरी था कि उसको इतना सपोर्ट मिला कि विश्व में मधेपुरा बिहार का नाम रोशन हुआ। शराबबंदी चालू भी ठीक से हुआ साल भर, लेकिन उसको फेल कौन किए? 100% लागू किसने नहीं होने दिया? हमने, आपने। आज देखिए जयरामपुर छोटा बस्ती है, वहां 90% लोग शराब पीते थे। वहां के ग्रामीणों ने मिल करके महिलाओं ने प्रण किया, ये शराब पीते, कानून बना चुका, डेक्ची से मारवे, झाड़ू से मारवे। आप पता कीजिए यहाँ के बहुत सारे साथी होंगे वहां पर जयरामपुर में, उनका साथी हो जरूर रिश्ता होगा, कुछ होगा। लोगों ने, वहां की महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके वहां शराब नहीं बेचने दिया, चुल्ली फूंक दिया। पूरा गांव की महिलाएं मिल करके पुलिस को बुलाया, पुलिस उठा करके जो 14 व्यक्ति शराब बनाते थे, बेचते थे, उसको भीतर ले गया। तो गलती हमारी और आपकी है। समाज में अगर जो कानून बना हुआ है वह अगर लागू नहीं होता है तो हम लोग आंख बंद किए रहते हैं, किसी न किसी रूप से हम लोग चुप रहते हैं कि शराबबंदी बहुत जरूरी था और जरूरी है भी। आप जिसके पति, यहाँ तो महिलाएं कम हैं, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, आप लोगों को, जिनके पति अगर शराब पहले पीते थे, रात में महिलाओं को जाकर के मारते थे, आज वो अगर शराब पीते हैं तो घर में चुपचाप जाकर के बैठ जाते होंगे या सो जाते हैं। अगर वो ड्रामा करते हैं तो महिलाएं उसको कहती है कि ड्रामा करवा, बोल लग पुलिस का फोन। और बहुत ऐसा महिला है जो कि अपने पति या अपने घर के जो लोग शराब पी के ड्रामा करते हैं उसको भीतर करवाने का काम किया। तो जागरूक हमको और आपको होना होगा। देखिए ये शराब सरकार की अच्छी पहल है। उस समय महागठबंधन के साथी भी इसके साथ थे और हमारे जन स्वराज के अध्यक्ष महोदय बताएं कि ऐसा ऐसा, मैं किसी पर टिक्का टिप्पणी नहीं करता हूं। जब प्रशांत भाई से मेरा व्यक्तिगत रिश्ता, आप पूछिएगा कभी, आप अध्यक्ष से जरूर आपको बातचीत होती होगी। जब वो नीतीश जी के खास सलाहकार सहयोगी हुआ करते थे तो वो जिला के जो नामचीन लोग हैं उनको बुलवाते थे अध्यक्ष महोदय, वकील साहब, दीपनारायण बाबू, उनको बुलवाते थे और उनसे बात करते थे। कहीं ना कहीं उनके मन में था कि हम कल बिहार का नेतृत्व, हम लोग भी गए, बहुत सारे साथी यहाँ प्रमुख साहब गए, बहुत सारे साथी यहाँ से गए। एक सेकंड भैया, उसके बाद आपका बस 2 मिनट। हम अभी तो बने हैं नहीं, हम बोलेंगे क्या? कुछ बोलेंगे तो वो घोषणा और झूठा दिलासा होगा। 1 मिनट। तो बस शराबबंद जो 2 साथी हमसे 2-4 सवाल रखे थे, हम उनके बातों को बोलते हैं। तो बताएं दीपनारायण बाबू, तो उनके मन में थी ललसा, कई बार फोन आया, हम लोग मिले भी जाके 2-2 बार। तो अब उनका सपना हम चाहेंगे कि जिस रूप में हो, जैसे हो, वो अपने करे। हर लोगों का सपना रहता है, मेरा भी है, आपका भी है, सब लोगों का सपना है कि हम ये करें वो करें। तो कहीं ना कहीं अगर नीतीश जी को अकेले हम किसी भी चीज, अगर कोई निगेटिव बात हो तो दोषी देंगे तो प्रशांत जी नहीं बोल सकते हैं। हमारे तेजस्वी भाई भी कुछ दिनों के लिए, जितने दिन वे साथ थे, शराबबंदी पर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी भाई का भी उनको समर्थन था, इनके मजबूत साथी सबका समर्थन था। माननीय हमारे मंत्री, पूर्व मंत्री जी, विधायक जी चंद्रशेखर बाबू का भी समर्थन था, तब शराबबंदी लागू हुई। अकेले चना घड़ा नहीं फोड़ता। आप जो सोच लीजिए कितने लोगों का जब समर्थन था तब जाकर के, अगर वो लोग कहते नहीं शराबबंदी से हम अलग है, नहीं, सबको है कि हम मंत्री पद से चल जेबे, हमारे ही भाई थे, सरकार में विरोध। यहीं बैठे हैं रामकृष्ण बाबू, पूछिए उनको दिल पे हाथ तक करके। अभी जो चेयरमैन है उनका उतना डर नहीं होता है कार्यपालिका, जिनका इतना डर इनको होता, क्योंकि ईमानदार है, लड़ना जानते हैं, बोलना जानते हैं। पूछिए कार्यपालक, एक दिन एक भोज में हमसे मिली थे, रामकृष्ण बाबू भी थे, वो बोले कि कैसे, हम कहें आप उनसे बात कर लीजिए, बहुत परेशान रहते हैं। तो ईमानदार आदमी का हमेशा से लोग डर होता है। अगर हम आप दलाली करने लगे तो आपको पदाधिकारी क्या कोई नहीं पूछेगा, हमको आपको पहले सुदृढ़ होना होगा, उसके बाद आपके साथ होगी। पूछिए कितना डर होता है इनको कार्यपालक का। कार्यपालक इनसे परेशान रहती, चेयरमैन का कोई बैलून देती है, इनसे परेशान रहती है कि कोई ऐसा सवाल ना कर दे कि रामकृष्ण बाबू को उनके विरोध में जाना पड़े। हमको आपको जागरूक होना। हमारे बड़े भाई पंकज भैया बोले दे रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर सत्ता के लगता है 2 ही साथी हैं, एक संतोष भाई है, एक हम हैं। तो भैया कुछ ना कुछ सवाल तो सत्ता से ही रहेगा। जैसे सवाल अच्छा हो भैया, अच्छा हो या बुरा हो, सत्ता से ही सवाल रहेगा। जवाब तो जयदेव भैया हम लोगों को ही देना होगा। तो बस एक ही बात रखे, हर दिन जिस पन्ना को खोलिए, या मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूं,
सब दिन लड़ाई लड़ने का काम करते हैं प्रमोद प्रभाकर जी। जब सत्ता में भी थे, इनकी पार्टी सत्ता में भी थे, तब भी ये लड़ते थे, चाहे ब्लॉक का धरना हो, 5 आदमी लेकर के ही रहे, ब्लॉक का धरना हो, अंचल का धरना हो। तो भैया कौन मना किया आपको लड़ने से? हम लोग पर 17 केस हुआ इस 15 वर्ष में जब शासन रहा नीतीश जी का, तो जो लोग को केस करने वाले को कौन रोकेगा? मुखिया जी शायद किधरों चले गए। केस करने वाले को कोई नहीं रोक सकता है। आपको लड़ना होगा। अगर जनता ने आपको अधिकार दिया है, आपको जनप्रतिनिधि चुना है, तो आपको उसके हक के लिए लड़ना होगा। अकेले प्रधानमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय कुछ नहीं कर सकते हैं। हम 5 से 25 का तुलना करेंगे तो मेरा मधेपुरा बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा बनेगा। लेकिन अकेला जब अच्छा हुआ तो उसका क्रेडिट माननीय विधायक जी, खराब हो गया तो उसका क्रेडिट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, रोड बन गया तो सब उसका क्रेडिट लेंगे। आप अपने 2 करोड़ की राशि जिसका अनुशंसा करने का आपको सरकार ने अधिकार दिया है, उस 2 करोड़ की राशि का ही आप हक ले सकते हैं। जो माननीय मुखिया नीतीश कुमार जी, जो मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, आप सभी लोग जानते होंगे कि मैं जिला परिषद के नाते, जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि होने के नाते भी आपसे बोलता हूं, जिला योजना समिति के अध्यक्ष होते हैं जिला परिषद के अध्यक्ष, आप लोग जानते होंगे। सांसद महोदय और विधायक महोदय का भी योजना जिला योजना समिति से पारित होता है। आपका योजना कितना गया वो मेरे पास डाटा है। हम अकेले में भी आपसे बैठ के इस चौपाल के माध्यम से तो छोड़ दीजिए, जिस दिन आप कहिएगा सारा डाटा दे करके आपके पास हम बैठ सकते हैं। माननीय, जब हमको मौका मिलेगा, आपने बोला भाई साहब आशीष बाबू कि मौका मिलेगा तो क्या करेंगे। जब हमको मौका, अगर जनता या माननीय मुखिया नीतीश जी का जो अगर आशीर्वाद रहेगा, अगर टिकट मिलता, अगर हम यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, तो जहां जहां जिस जिस बिंदु पर कमियां होगी उस बिंदु को पहले हम ठीक करेंगे, प्रयास करेंगे उसको ठीक करें। आप देखिए नगर परिषद के साथी से, नगर परिषद का कुछ परेशानी है, उनके साथियों से मिलकर के हम उनके बातों को रखेंगे, उनके साथ एक मिलकर के उनके पदाधिकारी से मिलकर, या ना कि चुनाव का समय जब आएगा, जब हम जीतेंगे तो पहला मेरा फोकस रहेगा नगर परिषद मधेपुरा, कि उनके साथियों के साथ मिलकर के कि नगर परिषद की जो कुछ गड़बड़ियां हैं वो कैसे दूर होगी। हम तो यहाँ के साथी चले गए ध्यानी भैया, क्या है अब सामना समझाया जो बात, ध्यानी भाई से पूछिए, यह हमको बोले कि तू भैया एक में मधेपुरा से लड़ा नगर परिषद से, क्या बोले भैया, ईमानदारी से बोलिए। एक बार जब बोले हम के भैया ने, तो भैया एक बार मुरलीगंज से जितने साथी है यहाँ, प्रिंस बाबू जितने साथी है यहाँ, आप मुरलीगंज से मधेपुरा का तुलना कीजिए। बड़े भाई पंकज भैया बचपन से छोटे भाई के रूप में हमेशा आशीर्वाद दिए, सहयोग भी किए हैं। उनसे पूछिए कि अभी इंदिरा आवास की बात वो की, हम हर बात को सुनते हैं। जो साथी अगर कोई मुरलीगंज के हैं या नहीं हैं, अगर एक आदमी नगर पंचायत में पैसा लेता होगा तो फेसबुक के माध्यम से बैनर बना के मैंने सारा जगह नंबर दिया हुआ है कि आप हमको फोन कीजिए, आप पदाधिकारी को कीजिए, डायरेक्ट डीएम को कीजिए। शायद कहीं ऐसा बहुत कम जगह होता होगा। पहले जनप्रतिनिधि को सुधारना होगा, तब आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को दे सकते हैं। एक भी पैसा अगर इंदिरा आवास के नाम पे मुरलीगंज में लिया जाता होगा तो मैं कल रिजाइन दिलवा दूंगा माननीय चेयरमैन संजना सिद्धि जी को। तो सुधारना आपको है। आप चोर होइएगा तो जनता तो स्वाभाविक आपको चुनाव जिता करके भेजी है, जनप्रतिनिधि तो स्वाभाविक है कि चोर होगा। तो आपको सुधरना है। शराबबंदी अच्छा पहल है। हम लोग अगर सरकार में आएंगे, हम अगर विधायक बनेंगे तो पहला काम हम एक ही मांग करेंगे कि शराबबंदी का 100% इंप्लीमेंट हो, 100 में 100%, और उसको पूरा लागू कीजिए। सरदर्द धरातल पे बहुत जरूरी है। और हम चाहेंगे केंद्र सरकार से भी, अकेले बिहार कुछ नहीं कर सकता है, उनसे भी आग्रह करेंगे ममता दीदी को भी सबसे पहले शराबबंदी करना होगा। क्योंकि देखिए बंगाल का बॉर्डर है बिहार में शराब नहीं मिलता है। लोग चोरी छिपे कुछ लोग बनाते होंगे। ममता दीदी जब तक बंद नहीं करेगी तब तक शराब यहाँ चोरी छिपे, क्योंकि हम लोग जानते हैं। एक मिनट बात हो रही तो भैया, वहीं से शराब ज्यादातर बंगाल से आता है, नेपाल से आता है। नेपाल में तो लोग बंद बहुत कमी होगा। पहला काम करेंगे शराबबंदी इंप्लीमेंट हो। और जो दुर्दशा है जहां जहां दुर्दशा है, हम चाहेंगे कि उस दुर्दशा को सही करें। सभी लोगों से मिलकर के, सभी पार्टी के लोगों से मिलकर के बैठ करके उनसे बात करेंगे। जहां कुछ कमियां होगी उसको ठीक किया जाएगा।
और हम चाहते हैं 2005 से 25 का नीतीश कुमार का सरकार पूरे इंडिया में अभी देखिए विकास के नाम पे बिहार को जाने जाना लगा है। तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं मेडिकल कॉलेज में, उसको ठीक करवाने का काम करेंगे। सरकार ने तो बहुत काम किया है, कुछ काम हम लोगों का भी है। 160 मुखिया हैं, 6 चेयरमैन हैं जिला नगर पंचायत के, जिला परिषद के चेयरमैन हैं, 13 प्रमुख साहब हैं। सभी लोग एक मत, अभी आर्म्स का लाइसेंस का बात आया है तो सभी लोग एक मंच पे आ जाते हैं कि चलिए डीएम से मिलने जाएंगे। उस समय क्यों हम लोग अलग हो जाते हैं? विकास के नाम पे भी हम लोगों को एक होना होगा। जो गड़बड़ियां हैं उसको सुदृढ़ करने के लिए भी हम लोगों को एक होना होगा। 5 से 25 कई गुना बेहतर है और हम उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश जरूर आएगा। जनता इसका हिसाब लेगी, जनता इसका जवाब देगी। तो भैया ज्यादा दिन नहीं है संजीव जी, ज्यादा दिन नहीं है, मात्र 3 महीना आप देख लीजिए। अगर नहीं आएगा तो हम लोग एक जगह हैं ही, फिर यही चौपाल लगाएंगे और आप लोगों को मिठाई खिलाएंगे। 30 में नीतीश के सरकार का मिठाई हम खिलाएंगे, सभी भाई को बजा के, सभी पार्टी के लोगों को मिला के। संतोष जी 2 मिनट में अपनी बात को रखिए, जो कि क्या अगर आपको अवसर मिलता है तो क्या करेंगे? देखिए हम राजनीति में आए हैं भेल महारत्ना कंपनी की नौकरी रिजाइन करके राजनीति में बदलाव के लिए। हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को कोट करना चाहते हैं। वो कहते थे लोकतंत्र में बहस विमर्श और वोट करो, बहस करो विमर्श करो और वोट करो। चौधरी चरण सिंह साहब को आज हम याद करना चाहते हैं। वो कहते थे नेता का काम वोट मांगना सिर्फ नहीं है, मास को एजुकेट करना भी है, मास को शिक्षित करना भी है। आपसे हम आपको कहना चाहते हैं, आपको हम कहना चाहते हैं कि सारे प्रमुख आपके नेपाल में क्यों बन रहे हैं? कभी आपने सवाल खड़ा किया? आपके अगर आज आप मेरी बात, मैं अगर मुझे मौका मिला तो वर्ल्ड क्लास का यहां लाइब्रेरी बनाऊंगा, वर्ल्ड क्लास का लाइब्रेरी बनाऊंगा। और आज ये 21वीं सदी ज्ञान की सदी है। मैं मधेपुरा में जो श्वेत क्रांति दुग्ध क्रांति के लिए काम करूंगा। मधेपुरा डेनमार्क हो सकता है, कोसी डेनमार्क हो सकता है, अमूल की क्रांति यहां भी हो सकती है। हमारे बच्चे कि ये जो 21वीं सदी है वो ज्ञान की सदी है। साथियों, मधेपुरा के महान लोगों, अगर आप ज्ञान को अपनाएंगे, वर्ल्ड क्लास की लाइब्रेरी हम बनाएंगे। यहां से बच्चा बैठ करके गूगल में नौकरी कर रहा है, घर में बैठ करके गूगल की नौकरी कर रहा है। आपको जो कहना है कहिए, मुझे भी कुछ कहने दीजिए। मेरा भी ये मातृभूमि है, ये मेरा भी मातृभूमि है, मुझे भी कहने का हक है। ये आप निर्णय करेंगे। मैं कहना चाहता हूं 1953 में भूपेंद्र नारायण मंडल ने टीपी कॉलेज की स्थापना की थी, उनके नेतृत्व में हुआ था। आज से 72 साल पहले यहां एक शिक्षा की महान बुनियाद डाली गई थी, इसलिए यहां का लोग पढ़ लिख गया, आगे बढ़ा। आज फिर से उस महान परंपरा को जीवित करने की जरूरत है। भूपेंद्र नारायण मंडल को महान श्रद्धांजलि होगा। दुनिया का सबसे सुंदर लाइब्रेरी हम यहां बनाना चाहते हैं और धरती का जो तमाम ज्ञान है, टेक्नोलॉजी है, उसको हम जोड़ना चाहते हैं। और नई तकनीक से, नई सोच से, और कोसी के इलाका में 1200 एकड़ जमीन अभी इंडस्ट्रियल पार्क के लिए लिया गया है और इंडस्ट्रियल पार्क में लाखों लोगों को कुटीर उद्योग से जोड़ करके उसका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और जो यहां से पलायन होता है वो रुकेगा। 94 लाख गरीब परिवार पिछले बार जाति गणना में चिन्हित हुआ है। सरकार उसको 2-2 लाख रुपया का ऋण दे करके, सीड फंड दे करके करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालना चाहती है। 94 लाख लोग बिहार में गरीबी रेखा से नीचे है। सरकार का संकल्प है, आप सब अभी पढ़े होंगे, ग्वालपाड़ा के इलाके में लगभग 300 एकड़ जमीन इंडस्ट्रियल पार्क के लिए लिया गया है। वहां पर उद्यमिता का विकास करके लाखों लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। डेयरी इंडस्ट्री को बढ़ा करके हमारे यहाँ मक्का का बहुत उत्पादन होता है, हम यहाँ एथेनॉल फैक्ट्री लगा करके, ये सब सपना है। अगर आप मौका देंगे, लोकतंत्र में सुनिए, सुनना चाहिए, लोकतंत्र में जरूर सुनना चाहिए, लोकतंत्र में सुनना चाहिए। ये आपका अधिकार है, आप जिसको वोट देना चाहे आप दें, लेकिन सुनिए, इतना पेशेंस रखिए। ये समाजवादी धरती है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, भूपेंद्र नारायण मंडल, सारे लोगों का महान सपना था मधेपुरा ज्ञान का केंद्र बने।
यहाँ वही पुराना अतीत, उनका संतोष जी। गौरवशाली अतीत फिर से आए। धन्यवाद। अब हम चाहेंगे आलोक कुमार मुन्ना जी, अगर आपके राष्ट्रीय जनता दल को फिर से अवसर मधेपुरा का प्रतिनिधित्व करने का, तो आप मधेपुरा में क्या करना चाहेंगे, अल्प समय में बताएं। कृपया 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 शांत रहे। कंटिन्यू कृपया आप लोग शांत रहे। बात आई है कि जदयू के जो हमारे डैश पर साथी लोग हैं उनके द्वारा 2-3 बात कहा गया है और वो मधेपुरा के माननीय विधायक जी पर कुछ सवाल उठाए हैं। मैं आपको बताऊं कि 12 लाख नौकरी की बात भी आई है कि नीतीश कुमार जी बोले कि 12 लाख नौकरी। हमको एक वाकया याद आता है कि पैसा कहाँ से लाओगे? बाप के घर से लाओगे, जेल से लाओगे, जहाँ बाप है वहाँ से लाओगे। ये बिहार के एक बड़े ज्योतिषी का युक्ति था जो आज बिहार के सबसे बड़े सूबे पर बैठे हुए। और जब तेजस्वी जी सरकार में आए तो रोजगार का द्वार खोला, नई इबादत लिखी गई, रोजगार बिहार में दिखा और परिभाषा रोजगार का बदल। ये नकलची सरकार है, नकल करना इनके पेशा में शामिल है, इनका अपना कहीं कोई विजन नहीं है। नंबर एक। नंबर 2 आशु जी, नंबर 2 बात हुई है कि हमारे जदयू के साथी के द्वारा कहा गया है कि भाई विधायक निधि में जो राशि आती है उनको देखना है। मैं आपको बता दूं, या पता नहीं हमारे साथी ज्ञानी है, भूलते ज्यादा, मैं उनको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि आप पढ़े लिखे हैं, भूलिए मत कि विधायक का ये प्रोटोकॉल है कि राज्य प्रायोजित सभी योजनाएं का मॉनिटरिंग करना, उनको क्रियान्वयन करना, ये उनकी जिम्मेवारी है अपने विधानसभा क्षेत्र में। नंबर 1, माननीय विधायक जिला के विधानसभा के दर्जनों कमेटी के सदस्य होते हैं। ये जिला परिषद के अध्यक्ष रहे हैं इनकी माँ। जिला परिषद, एक मिनट असो जी, जिला परिषद के वो स्थायी सदस्य भी होते हैं, वो नगर परिषद के सदस्य होते हैं, मंत्री सदस्य। और नगर परिषद में भी मुख्यमंत्री समग्र योजना के तहत तमाम योजनाओं को दिया गया जिसका निर्माण बुडको के द्वारा हो रहा है। दूसरी बात, इसीलिए उन पर यह कहना कि भाई क्रेडिट कोई लेता है, अच्छा है तो क्रेडिट, भाई ये उनकी जिम्मेवारी है कि अपने विधानसभा में वो बेहतर काम करे। अपने बेहतर काम करने के प्रयास में वो सफल रहे, प्रयास दिखता है, काम दिखता है, मधेपुरा विधानसभा के चारों ओर विकास दिखता है और मधेपुरा के लोगों को यह पता है कि चारों तरफ अब कुछ मुट्ठी भर लोगों को जो लगे। दूसरी एक बात मैं आपको कहूं, शराबबंदी की बात हुई है। भाई शराबबंदी किसने किया और शराबबंदी का विरोध किसने किया? शराबबंदी के पक्ष में हम थे, हमारी महागठबंधन की सरकार शराबबंदी के पक्ष में थी। अगर ये कहते हैं कि विश्व के सबसे बड़े मानव श्रृंखला हुआ है तो ये उस बेहोश और अचेत व्यक्ति की ताकत पे नहीं हुआ है, ये महागठबंधन की ताकत का प्रतिफल है कि ये विश्व के सबसे बड़ा मानव श्रृंखला हुआ है। इसमें महागठबंधन के सभी साथी थे, तो आपके हाथ में सत्ता था, हमने आपको सत्ता दिया, हम आपके सहयोगी थे। महागठबंधन के कोई साथी आपके पार्टी में सरकार में शामिल था और कोई पार्टी बाहर से समर्थन दे रहे थे। ये काम को लागू करना आपकी जिम्मेवारी थी। हमने आपको समर्थन दिया, आप शराबबंदी बंद कराए, ये जिम्मेवारी आपकी थी। ये जिम्मेवारी नहीं थी कि अगर कोई व्यक्ति शराब के विरोध में बात करेगा 3 मिनट उसके विसावन पे शराब जाएगा। कहाँ बिहार में शराब बंद हुआ है? और क्या है, शराबबंदी के आड़ में पंजाब से बदतर स्थिति आज बिहार की हो गई है। बिहार का 2 पीढ़ी का लोग, एक नहीं बासु जी, 2 पीढ़ी आने वाला 2 जनरेशन बिहार में नशेरी पैदा ले लिया है। बिहार में चारों तरफ नए बच्चों का वो सूखा ड्रग्स क्या क्या बिकता है वो सब दिखता है। यह है शराबबंदी का असर। और आप मौज कर रहे हैं, आपने शराबबंदी बंद नहीं किया, आप बंगाल की बात कर रहे हैं, अब आप झारखंड की बात कर रहे हैं, आप नेपाल की बात कर रहे हैं। केंद्र में आपकी सरकार है, वो केंद्र में आपकी सरकार है जिसके पिछलग्गू आप 20 साल से है। कभी सिंगापुर वाले के डर से, कभी लखीसराय वाले के डर से, कोई आरोप नहीं लगाते, इन सब बातों के डर से आप उनके पीछे चलते हैं 20 साल से। तो आपको ये कानून लागू करने के लिए किसने रोका है? आप शराबबंदी का कानून पूरे देश में लागू कीजिए। कल नेपाल आपके कृपा पे चलता है, नेपाल पर आपका दबाव रहता है, क्योंकि भारत से नेपाल का बहुत संबंध है, नेपाल को भारत से बहुत मदद मिलता है। ये बात भी अलग है कि भारत के मिट्टी में नेपाल का अंश है। नेपाल से 2500 छोटी छोटी नदी हिंदुस्तान में आती है, जो कभी गंगा कभी इसके रूप में आती है। हमको नेपाल से मिट्टी और पानी का संबंध है, खून का संबंध। नेपाल को किसने
आप नेपाल से रोक सकते हैं, आप झारखंड को रोक सकते हैं, आप पश्चिमी भाग में यूपी के बॉर्डर को रोक सकते हैं, आप पूरा बंगाल को रोक सकते हैं, शराबबंदी बंद होगा। और क्यों इस 4 स्टेट को क्यों? आप संपूर्ण हिंदुस्तान में शराबबंदी बंद कीजिए, हम लोग पूरे महागठबंधन के साथ ही आपके साथ है। ये तेजस्वी जी का विजन था। मुन्ना जी, अगर अवसर फिर चाहते हैं तो क्या करना चाहेंगे, इस पर आइए प्लीज, समय की कमी है। हमारे नेता आदरणीय प्रोफेसर चंद्रशेखर जी 15 साल यहाँ रहे हैं। मैंने आपको कहा कि 1000 किलोमीटर सड़कें का निर्माण हुआ है मधेपुरा विधानसभा में। 40 पंचायत में कोई ऐसा सड़क नहीं बचा है, कोई ऐसा पुल पुलिया नहीं बचा है जो बचा हुआ। अगर 1-2 सड़कें बची थी वो भी पूरा हुआ है। मैं निश्चित रूप से आगे आपको कहूँगा कि 15 साल के कार्यकाल में अगर हमारे गरीब गुरबा साथी लोग हैं जहाँ शिक्षा का अभाव अभी तक नहीं पहुँच में वो वंचित है, जहाँ कहीं पेंशन या और वृद्ध पेंशन, दिव्यांग पेंशन, इसका कहीं कोई है, हम लोग निश्चित रूप से उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। ये सरकार की भी जिम्मेदारी, हम लोग उसको कदम से कदम मिला के चलेंगे और बेहतर मधेपुरा दिखेगा, स्वच्छ मधेपुरा दिखेगा, सुंदर मधेपुरा दिखेगा, मधेपुरा इतिहास रचेगा। ऐसा मधेपुरा जिसकी कल्पना हमारे पूर्वज भूपेंद्र बाबू किए थे, वैसा कल्पना जिसका कभी लालू जी यहाँ आके किए हैं। भाई विकास की धारा लालू जी मधेपुरा में आके शुरू किए हैं। और जो मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, आप उनसे पूछिए कि आज भी अल्ट्रासाउंड होता है क्या? आप उनसे पूछिए कि आज भी करोड़ों की रखी हुई मशीन में जंग लग गया है, क्या उसका इलाज होता है क्या? वो मशीन चालू है क्या? कहीं कोई व्यवस्था नहीं, न आपके यहाँ हॉस्पिटल की व्यवस्था है, न आपके शासन प्रसाद का इकबाल खत्म हो गया है। आपके मंत्री को रगेद रगेद के मारा जाता है। हमने 3 दिन पहले बिहार के एक कद्दावर मंत्री, कई स्टेट में पिकनिक मनाने वाला मंत्री को मेरीन ड्राइव पे पिटते हुए देखा। आज के दिन में देख रहे हैं कि एक मंत्री जो मधेपुरा के भी सम्मानित प्रभारी मंत्री है, मैं नाम नहीं लूंगा, और उनके साथ एक हिलसा के विधायक को 1 किलोमीटर तक खदेड़ के लोग मारा। अधिकारी के घर में रात रात भर पैसा जलता है। सबको पता है कि अधिकारी के घर में रात रात भर पैसा जला, फिर भी 36 लाख रह गया। एक अधिकारी के घर में छापा मारा, पुलिस को उसकी पत्नी ने आने से रोका और रात भर पैसा जलाया, फिर भी 36 लाख रह गया। उस धन कुबेर के बारे में क्या? मुन्ना जी, भ्रष्टाचार चरम पर है। आशु जी, आपको हम बीच में रोकना चाहेंगे। अब हम चाहेंगे गजेंद्र जी आप अपनी बात को रखें जो करना चाहेंगे। जब बस एक बात, ये 3 डिसमिल की जो बात आई है, ये सिर्फ कागज पर है। आप चलिए मेरे साथ, किसी मोहल्ला में चलिए, आप गरीब गुरबा आदमी आज भी उसी बेबसी की जिंदगी जीने को मजबूर है। एक परिवार में एक टोला 5 कट्ठा के घर में थी, मतलब लोगों को मिलता नहीं है। हमारे दलित भाई, माँ दलित भाई 300 वोटर एक 5 कट्ठा घर में रहता है, और आप कहते हैं कि मिल गया है, पर्चा मिल गया। अब ये कोई सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। मुन्ना जी, ये जिम्मेवारी आपकी भी, आप भी विधायक हैं, आपको भी ये देखना है। हम चाहेंगे कि जनसुराज लगातार लगातार हमारे माननीय मंत्री जी, यहाँ के विधायक लगातार जनहित के मुद्दा पर संघर्ष करते रहे। मैंने आपको कहा कि 15 साल पहले भी मधेपुरा को जाम किया गया था, पूरा मधेपुरा बंद था, मुख्यमंत्री हाजिर हो, वो मधेपुरा का बोर्ड लगा था और मुख्यमंत्री को पूरा मधेपुरा, तो वो लगातार रहे और लगातार मेरा ये आंदोलन संघर्ष चलते रहेगा। अगर सरकार की निकम्मीपन को हम जनता के बीच ले जाएंगे। आप अपनी बात को रखें, 2 मिनट में बात को खत्म करें। जनसुराज पार्टी में आते हैं तो हम लोग 5 निश्चय काम मुझे पहले से पार्टी का घोषणा पत्र में जारी किया है। पहला, युवाओं का पलायन बंद। दूसरा, महिलाओं का सस्ता ऋण। तीसरा, 2000 पेंशन योजना। चौथा, उच्च स्तरीय शिक्षा व्यवस्था करना। और 5वां, किसान को फ्री में मजदूर मुहैया करना मनरेगा के थ्रू। उसके बाद हम लोग चुनाव से पहले हर ऑटो वाले का बीमा 5 लाख करने जा रहे, जनस्वराज के घोषणा पत्र में है, चुनाव से लेना देना नहीं है। इसके बाद जनस्वराज यदि सत्ता में आते हैं, 2003 से पहले देखा जाए, उस समय माननीय राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, उसमें जो पंचायती राज का व्यवस्था सुना जाए पहले, 2003 में पंचायती राज में मुखिया के थ्रू शिक्षक का ट्रांसफर पोस्टिंग होता था, उसके एब्सेंटी में उसको पेमेंट मिलता था। आज भ्रष्ट सरकार ने वो सब पावर जनप्रतिनिधि से छीन लिए हैं, यदि मेरी सरकार आती है तब। और जहां हर ब्लॉक में जनस्वराज का कार्यालय खोलेगा और कहीं पर सीओ बीडीओ घूस नहीं लेगा, ये मैं जनस्वराज से वादा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अब हम चाहेंगे कि यहाँ पर मौजूद जो हमारे
दर्शक हैं और मंचासीन जो हमारे विभिन्न दलों के जो प्रतिनिधि हैं, सभी खड़े हो जाए अपने जगह पर और अपना दाहिना हाथ ऊपर आगे करके एक हम संकल्प लेते हैं। हर कार्यक्रम में अपना मताधिकार, मतदान हम सबों का अधिकार है। तो मैं बोलूँगा, आप लोग उसको दोहराएंगे। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं मतदान अवश्य करूँगा। क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। बिहार जागे देश आगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात खबर का इलेक्शन एक्सप्रेस कल हम लोग मिलेंगे सिंहेश्वर विधानसभा के राम जानकी ठाकुरबाड़ी में। तब तक बने रहिए प्रभात खबर के साथ। धन्यवाद। प्रभात